मैं इस विषय का विश्वासी हूँ कि हमारी मनीषियों ने, स्वामी विवेकानंद जी हो, आचार्य रविंद्रनाथ टैगोर हो या श्री अरविंद हो, जो देश की सपना देखा, उसमें नई शिक्षा व्यवस्था आनी चाहिए। सभी ने अपना अपना विषयों में उल्लेख किया। जिनकी दृष्टि छोटा है, ये बदलने के लिए बात कहते हैं। हम बदलने वाले लोग नहीं है, हम उसको बड़ा करने वाले लोग हैं। एनईपी बनी 2020 में। 3 साल में हम लोगों ने जो वादा किया था देश के सामने, और इसकी इम्प्लीमेंटेशन देश भर में इसी साल से, इसी एकेडमिक ईयर से शुरू भी कर दिए। पहला 5 फाउंडेशनल, नेक्स्ट 3 प्रिपरेटरी, नेक्स्ट 3 मिडिल, आखिरी की 4 को हमने सेकेंडरी कहा है। नथिंग इज एक्स्ट्रा करिकुलर नाउ। हमारे लिए डिग्री जितना महत्वपूर्ण है, उतनी ही महत्वपूर्ण कॉम्पिटेंसी है। बीजेपी एक राजनीतिक पार्टी केवल नहीं है, एक सामाजिक आंदोलन है। हम आज देश के हर एक गांव में है। हमारी नेतृत्व की स्वीकृति आज भारत की सर्वाधिक लोगों के अंदर है। आप जीते तो ईवीएम सही है, आप हारो तो ईवीएम नकली है। ये क्या तर्क है? मणिपुर में जो घटना हुई वो चिंताजनक विषय, वो नहीं होनी चाहिए था। देखिए, पार्लियामेंट के दोनों सदनों में कौन डर रहा है, ये रोज दिख रहा है। कल मेरे विभाग के 4 प्रश्न थे राज्यसभा में। 3 प्रश्नकर्ता विपक्ष के मित्र थे, उन्होंने उपस्थित रहते हुए भी प्रश्न नहीं पूछा, तो इसको क्या कहा जाएगा? चर्चा से कौन भाग रहे हैं? मैं जोर से नहीं बोलता हूँ, उसके अर्थ ये नहीं कि मैं मेरे परिचय के बारे में कॉन्शियस नहीं हूँ। इंटॉलरेंस, इंडिफरेंस कतई स्वीकार्य नहीं है कोई भी इंस्टीट्यूशन में, किसी के द्वारा। Namaste, Jai Hind. You're watching ANI Podcast with Smita Prakash. Many of you have written in requesting for specific guests to be brought into the show. We try our level best to bring those guests here into our studio. Today we talk about the new National Education Policy. Now, why the NEP? Why does it affect you and me? It does. It affects our children, it affects our future, and even those students who go on abroad to join companies outside the country or even lead them. The National Education Policy is going to impact on the future of billions of Indians. The literacy rate in India is 74.04%. The literacy rate in the US is 79%. The World of Statistics has released a report on the world's most educated population. In the list of top 20 countries, India and the US stood nowhere. This year, the Indian government has increased the budget allocation by about 8%. Is education a central subject or a state subject? Because often it becomes a quarreling matter. The Constitution had defined it as a state matter, but the Constitutional Amendment in 1976 brought it under the concurrent list, both centre and state. To speak on this vital topic, which affects all of us, we have in our studios today the Education and Skill Development Minister of India, Dharmendra Pradhan. Thank you, sir. आप ANI podcast में आए. Thank you very much. हम विल बिगिन विद द न्यू एजुकेशन पॉलिसी, क्योंकि सब उसी के बारे में जानना चाहते हैं, क्योंकि ये सबको इम्पैक्ट करता है। हालांकि फॉर माई जनरेशन हम लोग एजुकेशन कर चुके हैं, स्कूल एजुकेशन, कॉलेज एजुकेशन हो चुका है, लेकिन सबके बच्चे हैं, ग्रैंड चिल्ड्रन हैं, और फिर द यूथ ऑफ द कंट्री। एवरीबडी वांट्स टू नो बिकॉज इट इम्पैक्ट्स ऑन एवरीबडी एंड यूथ इज़ द फ्यूचर ऑफ द कंट्री, चाहे हमारे कंट्री में और फिर बाहर जाके काम करते हैं। सो दे स्टार्ट रनिंग कंपनीज आउटसाइड, सो इट इम्पैक्ट्स ऑन एवरीबडी द इंडियन एजुकेशन पॉलिसी। तो पहले तो ओल्ड एजुकेशन पॉलिसी क्या था, क्योंकि वहाँ पे क्रिटिसिज्म था कि ये रोट लर्निंग है, हम जो क्लास में जो सीखा है मेमोरी से उसको पेपर में डालना है। सो दैट वाज द क्रिटिसिज्म अबाउट द ओल्ड एजुकेशन पॉलिसी। तो जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो इन कंपैरिजन कैसा है विद द ओल्ड एजुकेशन पॉलिसी? थैंक यू स्मिता जी, आपने आपकी एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉडकास्ट में मेरे को बात करने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आभार हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। आपने कहा कि ये नई पीढ़ी के लिए एजुकेशन, मैं उसको थोड़ा और व्यापक करना चाहूँगा। एजुकेशन तो लाइफ लॉन्ग है। एजुकेशन आपको भी चाहिए, एजुकेशन मेरे को चाहिए, रोज चाहिए। नया चीज़ सीखना, नया चीज़ जानना, ये तो जीवन की कांस्टेंट है, जीवन का अंतिम क्षण तक है। और आज के दिनों में जिस क्षण में हम लोग, जिस मोमेंट में हम लोग गुजर रहे हैं, इसमें तो जिस प्रकार के डिसरप्शन हो रहा है टेक्नोलॉजी के कारण, इस समय तो रोज हमको एक नई विषय के बारे में जानकारी होती है। फॉर एग्जाम्पल, भारत में चंद लोगों को ChatGPT के बारे में मालूम था। 6 महीना पहले किसी को ChatGPT क्या है इतना ये चर्चा में नहीं था। आज
छोटे गांव तक ये बात पहुंच चुकी है कि चैट जीपीटी मनुष्य की क्रिएटिविटी को एक चुनौती है। इसलिए इस प्रकार की नई चीज आते रहेगा और एजुकेशन के बारे में जिंदगी का एक हिस्सा भारत की लोगों ने माना है, दुनिया के लोगों ने भी माना है। उससे अगर हम आगे जाते हैं, आपने स्पेसिफिक पूछा कि एनईपी 2020 की विशेषता क्या है और इसकी पिछले नीतियों से तुलना करने से ये कैसे दिखता है। मैं मानता हूं कि जब 2014 में लोगों ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पे अपना भरोसा जताया, उनको एक बड़ी जिम्मेदारी दी, उसमें एक प्रमुख एक्सपेक्टेशन रही कि भाई मोदी जी ने आज की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए भविष्य कैसे चलेगा, फ्यूचरिस्टिक कैसे होगा ये दुनिया, इसके लिए कुछ नीति बनाएंगे। और प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने ये पहला निर्णय किया, इंफ्रास्ट्रक्चर का तो डेवलपमेंट किया जाएगा, हेल्थ केयर सिस्टम की डेवलप किया जाएगा, लोगों की एम्प्लॉयमेंट की नई सृजन किया जाएगा, लेकिन उससे सबसे ऊपर उन्होंने महत्व दिया ये सारा चीज़ों की ट्रांसफॉर्मेटिव पाथवे तब बन पाएगा जब हम एजुकेशन की मौजूदा व्यवस्था में एक अमूलचूल परिवर्तन करें। मैं जब मौजूदा एजुकेशन व्यवस्था कहता हूँ, मैं ये नहीं कहूँगा कि पोस्ट इंडिपेंडेंट एरा में हमारी देश की एजुकेशन ढंग से नहीं चली तो इसीलिए आज स्मिता जी आप वहाँ हो, मैं यहाँ पहुँचा हूँ। जी जी बिल्कुल। हम तो एक एजुकेशन प्रोसेस से आए हैं जी। लेकिन अगर उसे एजुकेशन ऐसा एक विषय है, उसको हम थोड़ा गहराई से देखते हैं। अगर मैं बहुत रिसेंट पास्ट की हिस्ट्री को अनुध्यान करता हूँ, तिलक जी ने, बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा है, उपनिषद की आयु जो कहा जाता है दुनिया की सबसे पुराना टेक्स्ट बुक है, टेस्टामेंट है, ग्रंथ है, उसकी आयु 8 से 10,000 साल है। इसकी अर्थ है कि देखिए, अगर उदाहरण मैं आपको दूं, गीता, उस उपनिषद का एक आगे चल के एक प्रारूप आया है गीता। गीता के बारे में जो फिलोसॉफिकल बातें कही गई है आज भी यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल है। इसके अर्थ है, इसकी स्रोत कहाँ से है? इसका स्रोत अनंत काल से है। उसको एक टेक्स्ट बुक फॉर्म पे, उसको एक रिटिन फॉर्म पे, भाष्य पे, पहले उन दिनों में शायद वर्बल कम्युनिकेशन था, भाष्य में लाया गया, फिर बाद में उसको लिपि बनी, लिपि में उसके बाद किताबों में लाया गया, वो चलती आई है। ये हमारी गहराई है। चलते 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 देश हमारा जितना जिस प्रकार की संक्रमण में गुजरा, जो आक्रांता हमारे देश में आए, उनके मन में सदैव एक रहा कि जब तक हम इस देश को इंटेलेक्चुअली ओवरपावर नहीं करेंगे तब तक हम इस देश की जियोग्राफी को अख्तियार नहीं कर सकते हैं। ये एक रणनीति रहता है, युद्ध नीति रहता है। तो सबने कोशिश किया, कॉलोनाइजिंग पावर्स जो आप कह रहे हैं, कॉलोनाइजिंग पावर जो हुई इस देश में आखिर हजारों सालों से तो ये चली आई है। ये सिर्फ केवल अंग्रेजों से चली ऐसा तो नहीं है। कुछ लोगों ने यहाँ देखे, यहाँ जब आए कुछ सोच के आए थे, कुछ यहाँ पहुंचे, यहाँ रियलिटी देखे और कुछ बन गया। ये अगर प्रक्रिया को हमें एक 10,000 साल के इतिहास को अगर पिछले कुछ हजारों सालों में हम देखते हैं कि भारत में आइडियाज आए, एजुकेशन से निकल के आइडिया आए। मैं अगर आपको कहूँ, माननीय प्रधानमंत्री जी की गांव है बड़नगर, गुजरात की बड़नगर। बड़नगर गांव में अभी भी आप जाओगे, वहाँ ASI वालों ने बहुत पुरातन चीज को निकाला है। वो चाइनीज स्कॉलर का ना, वंशा वही आए थे, केवल चाइनीज स्कॉलर नहीं है। भारत में देखिए, एक समय में हिंदुइज्म के साथ साथ बुद्धिज्म भी निकला, जैनिज्म भी निकला। ये हमारी भारतीय विचार प्रवाह के कई अनेक रूप निकले। ये तीनों की विभिन्न कालखंड में गुजरते हुए बड़नगर में मोनेस्ट्री था, महिलाओं के लिए अलग मोनेस्ट्री था। उसी को समझने के लिए चाइनीज परिव्राजक ट्रैवलर वंशा भी वहां आए थे। इसके अर्थ है कि हमारे देश में ये ज्ञान की शंकराचार्य जी दक्षिण से निकल के कश्मीर तक, पूरा भारत पर, कश्मीर तक सीधा नहीं पहुंचे। गोवर्धन पीठ गए, पुरी बनाए, द्वारका गए,
श्रृंगेरी होके हाँ। आगे जाके कश्मीर तक पहुंचे, देश भ्रमण किए। आधार क्या था? आधार ज्ञान था, आधार एजुकेशन था। जी। इस विरासत को अगर हम आगे ले आते हैं, और रिसेंट पास्ट में विशेष करके जब अंग्रेज आए, ब्रिटिशर्स हमको बुद्धिमान कम्युनिटी थे, उन्होंने हमारी शिक्षा व्यवस्था पे गहरा चोट किया। मैकॉले जी की नेतृत्व में एक रणनीति बनी कि भारत की शिक्षा को डिरेल किया जाए। नई तालीम कहा गया, कभी गांधी जी ने उसको कहा, योगी अरविंद जी ने इंटीग्रल एजुकेशन की बात कही। ये सब भारतीय पद्धति की शिक्षा प्रणाली थी, जीवन प्रवाह में ये था। इसके लिए कोई अलग क्लासरूम सिर्फ लगाना, क्लासरूम से ही सिर्फ शिक्षा होती है, 9 से 5 में शिक्षा होती है, ऐसे नहीं था। मैं अगर कोई जिंदा जागता एक उदाहरण आपको दूं, रामायण लिखे वाल्मीकि, उसको भारत में लोकप्रिय कौन करवाए? लोकप्रिय मुनि तुलसीदास जी ने किया, दोहा बनाया उसमें, और आज भारत की लोक कथा में वो दोहा चलता है। कोई क्लासरूम में तो पढ़ाई नहीं गया है। ट्रूथ क्या है, कंपैशन क्या है, इमोशन क्या है, ये भारत की तथाकथित आधुनिक परिभाषा में अनपढ़ लोगों में भी है। उसके ऊपर 2 प्रवचन कर सकते हो। कहाँ से आया? वो आया ज्ञान से, शिक्षा से। उसको डिरेल करने के लिए मैकॉले मिनट्स में योजना बनाई है, जिसमें हम आज़ादी के उपरांत भी उस पद्धति को, जो मेरे को लगता है, एक मैं आज संजोग से प्रधानमंत्री जी की भरोसे के कारण शिक्षा के काम देखता हूँ, लेकिन मैं बचपन से मैं इस विषय का विश्वासी हूँ कि हमारी मनीषियों ने, स्वामी विवेकानंद जी हो, आचार्य रविंद्रनाथ टैगोर हो, या श्री अरविंद हो, या महात्मा गांधी जी हो, भारत की मनीषियों ने जो देश की सपना देखा, उसमें नई शिक्षा व्यवस्था आनी चाहिए, भारतीय शिक्षा व्यवस्था आनी चाहिए। सभी ने अपना अपना विषयों में उल्लेख किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उस बातों को आगे लेते हुए, जिसमें अभी तक जो व्यवस्था हमारी बनी, और पिछले दिनों में, पिछले 75 साल में हमने कई क्षेत्र में, कई फील्ड में हम अपना एक्सेलेंसी दिखाए। भारत की स्ट्रेंथ है मैथमेटिक्स, भारत की स्ट्रेंथ है कंप्यूटिंग, भारत की स्ट्रेंथ है क्वांटम कंप्यूटिंग। इसीलिए आज भारत की बौद्धिक क्षमता सुंदर पिचाई के नाम पे आए हैं, सत्य नाडेला के नाम पे आए हैं। ये सब आईटी क्षेत्र के ऐसे ही नहीं बने ग्लोबल चैंट, डीएनए में कुछ है। तो फिर बदलने की क्या जरूरत? बदलना नहीं है उसको। देखो, जिनकी दृष्टि छोटा है, ये बदलने के लिए बात कहते हैं। हम बदलने वाले लोग नहीं हैं, एक्सपेंशन। हम उसको बड़ा करने वाले लोग हैं। उसको कॉन्टेक्चुअलाइज करना, उसको काल बाह्य ना होने देना, उसको प्रेजेंट चैलेंजेस और फ्यूचर को देखते हुए हमने योजना बनानी। आज वैश्विक आवश्यकता को पूरा करने के लिए ग्लोबल कंसर्न है सस्टेनेबिलिटी। मैं आपको और एक उदाहरण दूं, पर्यावरण सबकी चिंता की विषय विश्व में बनी है। यूएनओ से लेके सारे तमाम देश की लीडरशिप, वो COP20 जैसे फोरम, उसके बारे में चर्चा करती है। G20 में भी उसके बारे में चर्चा होती है। हमारी भारत की जीवन प्रवाह में क्या था? भारत में हम प्रकृति को देवता तुलन पूजा करते हैं। हमको कभी कहा गया तो सांप सपेड़ों की देश है। पेड़ को पूजा करते हैं, पानी को पूजा करते हैं, मिट्टी को पूजा करते हैं। पूजा कोई रिचुअल्स के लिए नहीं करते हैं, करने के लिए नहीं करते हैं, ये विज्ञान है। आज सब समझ रहे हैं कि पानी में, एयर में पेड़ हमको ऑक्सीजन देता है। उसको कैसे हम उसको भगवान मानते हैं, उसको श्रद्धा से जुड़ते हैं। इसीलिए पीएम साहब ने कहा है कि मिशन लाइफ होनी चाहिए। अपनी जिंदगी को ठीक करो, विश्व की पर्यावरण ठीक हो जाएगा। अपने आपके हिस्से का करो, उसमें से एक जन आंदोलन बनेगा, सब लोग उसमें से जुड़ जाएंगे तो ठीक हो जाएगा। ये भारतीय सोच है। इसलिए हम कुछ नहीं परिवर्तन कर रहे हैं, जो कॉन्टेक्चुअलाइज कर रहे हैं, जो पुराने चीज था उसको सिर्फ याद दिला रहे हैं, और आज की परिभाषा में उसको अंकित कर रहे हैं। ओके, यही है NEP 2020। मैं नट्स एंड बोल्ट्स की बात करती हूँ। जो पहले वाला जो मोड था वो था 10+2+3
10 साल आप स्कूल में, 2 साल प्री कॉलेज फिर यूनिवर्सिटी होता था, और हमारे बहुत से दर्शक होंगे जो हु हैव गॉन थ्रू दैट, आप भी उसी के प्रोडक्ट हैं, मैं भी उसी के, और जो 3 था वो कॉलेज में था। सो 10 + 2 + 3। अब जो मॉडल है वो है 5 + 3 + 3 + 4। अब इस मॉडल को ये क्या हर जगह इस्तेमाल किया जाएगा, और इसको कैसे कितने साल स्कूल में होगा, कितने साल कॉलेज में, और एंड आर आवर टीचर्स इक्विप्ड टू हैंडल दिस? देखिए, आपने जो शुरू किया कि आप और हम पढ़े हैं 10 + 2 + 3 में, जी हम उसी में से क्लास 1 से लेके अपना ग्रेजुएशन पूरा किए। जी। फिर जो पोस्ट ग्रेजुएशन होगा उसके लिए रिसर्च अलग, वगैरह क्यों हाँ। आगे, लेकिन बेसिक यही स्ट्रक्चर हाँ। था। उसकी पहले क्या था, 11 + + 3। 1, एक समय था 11, हाँ। 11 + 1 हाँ + 2, हाँ। फिर एक समय में 11 + 2 + 2। अच्छा। इस प्रकार की सब रचना हाँ। बदले। एक विषय एनईपी की जो टोली कस्तूरी रंगन जी के नेतृत्व में बनी थी, उनको मैं एक बार पूछा कि ये रेशनल क्या है ये 5 + 3 + 3 + 4 करने में, हाँ। तो इसमें 3 जोड़ा क्यों आप ज्यादा? तो उन्होंने कहा कि विश्व की विशेषज्ञों ने, ग्लोबल एक्सपर्ट ने इस विषय पे आज कॉन्सेंसस है, साइकोलॉजिस्ट और क्लिनिकल हेल्थ वाले लोग ये कह चुके हैं कि एक बच्चा जब एज 3 में आता है, आयु 3 में पहुंचता है, 3 से 8 के अंदर उसकी ब्रेन की डेवलपमेंट 80% हो जाता है। तो वो कहाँ तक आता है? तो वो क्लास 2 तक आता है। इसीलिए पहली बार भारत में अर्ली ईसीसी, जिसको हम कहते हैं अर्ली चाइल्डहुड केयर को, चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन को, हमने फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम की रिकमेंडेशन एनईपी ने किया, उसको हम इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिए इसी साल से। पहले आंगनवाड़ी था, हाँ। अभी भी है, शहरों में प्ले स्कूल था, जो संपन्न घर के बच्चे हैं वो प्ले उसमें वो स्कूल भेज जाते हैं। पाते थे। जी। लेकिन वो नीति नहीं था कि भाई आप बाल वाटिका शुरू करोगे। आंगनवाड़ी बड़े सफलता के साथ देश में आज काम कर पर रही है, वो लाखों की चाइल्ड संख्या केयर में, था ज्यादातर। लेकिन न्यूट्रिशन था। हाँ। चाइल्ड केयर यानी न्यूट्रिशन था, न्यूट्रिशन, हाँ। वो सही काम कर रहा है आज। हाँ। सरकार की प्राथमिकता में न्यूट्रिशन एक प्रायोरिटी है। हाँ। लेकिन उसको शिक्षा भी देना पड़ेगा। शिक्षा बॉर्डनस ना हो, बोझिला ना हो। हाँ। स्कूल जाना, लेकिन उसमें से कोई परीक्षा नहीं होगा। हाँ। और हमारी घरों में संस्कार क्या था? कथा, कहानी, स्टोरी, सॉन्ग, डांस, उसी में से छोटा नन्हा बच्चा अपने लैंग्वेज, अपने और इसमें भाषा, मातृभाषा भी होगा शायद जुड़ा होगा। स्वाभाविक। देखिए, बच्चे की जब मातृभाषा के महत्व क्या है, मातृभाषा की महत्व, अगर बच्चा जिस शब्द में पहला शब्द, जिस आवाज को पहला वो समझता है, उसके कान पे जाता है, या जो पहला शब्द वो बोलता है, जिस भाषा में बोलता है, सबकी मातृभाषा अलग अलग है जी। हजारों संख्या में मातृभाषा हमारे देश में है। आज ये सारे मातृभाषा में अगर वो प्रारंभिक दिनों में लिखेगा और पढ़ेगा, तब उसकी चिंतन, तर्क और अनुसंधान, थिंकिंग, लॉजिक एंड रिसर्च, इसी में से जो क्रिटिकल थिंकिंग, समग्र विकास के बारे में मौलिक चिंतन होती है उसकी, ये परिप्रकाश होगा। इसीलिए सरकार ने प्राथमिकता दिया है, फाउंडेशनल स्टेज कहा है पहला 5 को। ओके। इसको बाल बाटिका 1, 2, 3, हाँ। उसको केजी 1, 2, 3 भी कहा जा सकता है। और उसमें क्लास 1 और 2, जिसकी एक मैं मानता हूं सबसे बड़ा रिकमेंडेशन एनईपी का कोई है, आपने 2 विषय उल्लेख कर ही दिया, ये मैं इसको 5 को मानता हूं, कोहॉर्ट 5 फाउंडेशनल। दूसरा भाषा, किस भाषा में पढ़ना चाहिए, उसके लिए मटेरियल क्या उपलब्ध है। मैं आज, आप जब एनईपी 3 साल पूरा होने जा रहा है, मोदी जी की नेतृत्व में एनईपी बनी 2020 में, और 29 जुलाई को बनी, हाँ जी। इम्प्लीमेंटेशन शुरू हुआ। 1 साल कोरोना के कारण थोड़ा डिरेल्ड हुआ, अभी फिर एकदम ऑन ट्रैक है। ये जब 3 साल पूरा कर रहा है, 3 साल में हम लोगों ने जो वादा किया था देश के सामने, जिम्मेवारी पीएम साहब ने लिया था, उसको हमने फाउंडेशनल सेगमेंट के लिए टीचिंग लर्निंग मटेरियल बना दिए, क्लास 1, 2 का टेक्स्ट बुक बना दिए, और इसकी इम्प्लीमेंटेशन देश भर में इसी साल से, इसी एकेडमिक ईयर से शुरू भी कर दिए, यानी एनईपी अनरोल। ओके। एंड ये क्या राइट टू एजुकेशन में आ जाता है कि
हर गांव में, हर शहर में, हर कस्बे में जो है वहाँ पे लोग जा सकते हैं कि हाँ, अंडर राइट टू एजुकेशन हम अपने बच्चों को यहाँ पे एडमिशन करवा सकते हैं बाल देखिए, वाटिका राइट में। टू एजुकेशन डील किया है क्लास 1 to 8 तक। इसमें वो नहीं आता। देखिए, हाँ ऐसी चीज है कि जरूर उसमें कोई एक पॉलिसी बनाते हाँ। हुए उसकी व्यवहारिकता को भी ध्यान रखना जी पड़ेगा। जी। आपने एक सब विषय का टीचर का क्या होगा। हाँ अभी आंगनबाड़ी में एक नेटवर्क है, हाँ प्ले स्कूल्स में एक नेटवर्क है। मूल विषय उस टीचर की कैपेसिटी क्या होनी चाहिए, उस क्या टीचर कैसे होनी चाहिए, ये सारे विषय है। और ये कोई फैक्ट्री प्रोडक्ट तो नहीं है जी जी। कि आपने एक रॉ मटेरियल चार डाल दिया और उसमें कुछ बिल्कुल। समय में प्रोसेसिंग किया और एक प्रोडक्ट निकल गया। ये एक इवोल्यूशनरी प्रक्रिया है। ठीक है। इसीलिए सरकार ने कुछ थॉट की क्लैरिटी लिया है। तो ये 5 हो गया, फिर वो 3+3 कौन है? फिर आगे चल के जब बच्चा स्टैंडर्ड 3 में जाएगा, हाँ 3 to 5 नेक्स्ट 3 हुआ, हाँ। उसको हमने कहा प्रिपरेटरी। ओके। उसमें से वो जब फाउंडेशन के बाद वो थोड़ा शेप लेने लगेगा, हाँ। उसमें वो आएगा प्रिपरेटरी में। हाँ फिर आएगा 6, 7, 8 नेक्स्ट 3, हाँ। उसको कहा कि हमने मिडिल सेक्शन कहा ओके, गया। हाँ। फिर आएगा जो ओरिजिनली जिसमें से वो एकदम तेजी पकड़ेगा उसकी विकास की, वो है क्लास 9, 10, 11 एंड 12। ओके। ये लास्ट 4 है। हाँ। इसलिए पहला 5, फिर पहला 5 फाउंडेशनल, नेक्स्ट 3 प्रिपरेटरी, नेक्स्ट 3 मिडिल, आखिरी की 4 को हमने सेकेंडरी कहा है। इसमें एग्जाम सिस्टम में कोई फर्क आएगा? बोर्ड एग्जाम जब जो होता था, एक सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के अंडर भी आता है, तो एक आईसीएसई सिस्टम भी होता है, स्टेट बोर्ड्स होते हैं, तो क्या इसमें कोई बोर्ड एग्जाम होंगे? इसमें टेस्टिंग कैसे होगा? देखिए, अभी भी तो क्लास 10 और 12 में हमारी बोर्ड है, वो रहेंगे। हमारे देश में 60 से ज्यादा बोर्ड है। शिक्षा एक कॉन्करेंट सूची जी। में विषय होने के कारण हाँ। राष्ट्रीय स्तर पे सीबीएसई सबसे बड़ा बोर्ड है। माने संख्या में यूपी की बोर्ड उससे ज्यादा होगा, लेकिन ऑल इंडिया बोर्ड कहें तो सीबीएसई एक नेशनल बोर्ड है। एनआईओएस जो डिजिटल लर्निंग के लिए, ओपन स्कूल्स के लिए, वो एक नेशनल बोर्ड है। आईसीएसई भी एक बोर्ड है। कुछ विदेश के 1-2 बोर्ड भी भारत में काम करते हैं। उसके अलावा हर एक राज्य में एक से ज्यादा बोर्ड है, एक से ज्यादा बोर्ड है। ये बोर्ड्स ने अपना परीक्षा अभी देश की पॉलिसी के हिसाब से बोर्ड परीक्षा होती है स्टैंडर्ड 10 और 12 में। यहाँ एनईपी ने थोड़ा उसको और व्यापक किया है। क्या मिडिल लेवल पे ये सेकेंडरी के 8 स्टैंडर्ड के बाद माने मिडिल लेवल के ऊपर भी एक बोर्ड हो सकता है क्या? एक थॉट प्रोसेस है, एनईपी ने रिकमेंड किया है। लेकिन एनईपी की सबसे जो अलग एक अनोखा रिकमेंडेशन है कि बच्चे की होलिस्टिक प्रोग्रेस रिपोर्ट बननी चाहिए। एग्जामिनेशन तो चाहिए, असेसमेंट भी उतनी महत्वपूर्ण है। आज टेक्नोलॉजी के जमाने में हमारे देश में 260 मिलियन बच्चे हैं, यानी 26 करोड़ बच्चे हैं। हमारे देश में 15 लाख से ज्यादा स्कूल है। हमारे देश में 1 करोड़ स्कूल टीचर हैं। प्रधानमंत्री जब मुख्यमंत्री के दायित्व में थे गुजरात में, तब उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया था, विद्या समीक्षा केंद्र। उसकी अर्थ है गुजरात की सभी विद्यार्थियों की 360 डिग्री डाटा उस डाटा बैंक में आ जाएगा, डाटा सेंटर में आ जाएगा। 360 डिग्री मतलब? यानी वो कैसा, उसका हेल्थ कैसा है, उसकी अच्छा। पढ़ाई कैसा है, उसकी ओके। टीचर के कैसा सिर्फ स्वभाव है। नंबर के नहीं है, नहीं, सिर्फ क्लास उसकी में, पूरा एक होलिस्टिक डाटा उसके ऊपर आएगा, उसके ऊपर असेसमेंट होगा। अभी एनईपी ने रेकमेंड किया है कि उसको पैन इंडिया एक्सपेंशन करना। विद्या समीक्षा केंद्र अभी अखिल भारतीय हो रहा है। ये एडवाइजरी है या नो, कई राज्यों ने अपने बच्चों को, मैंने गुजरात हाँ। के उदाहरण दिया, उसको हमने एक ऑल इंडिया पैटर्न बनाया, लेकिन कई राज्यों ने लगभग, हमारी भारत सरकार की एक स्कूल्स में एक पोर्टल है यूडाइस, उसमें से एनुअली एक बार वो अपना स्कूल की बेसिक डाटा डालते हैं। टीचर कितने हैं, कितने स्टूडेंट्स है, कौन सी क्लास में कितने हैं, उनकी फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है उस स्कूल में, सब रहता है। लेकिन अभी आवश्यकता है और संभव भी है इसको डायनेमिक करना। उस स्कूल में इलेक्ट्रिसिटी क्या है, बच्चे की नोटबुक में कैसे परफॉर्मेंस हुआ। एक स्कूल की मान लो मैथमेटिक्स की टीचर अच्छा है,
उसमें असेसमेंट होती है कि मैथमेटिक्स में फलाना क्लास की 8th स्टैंडर्ड के बच्चे अच्छे कर रहे हैं, तो उस अगर एक डाटा पॉइंट से एक असेसमेंट बनती है तो शायद उस टीचर को हम सारे क्लास में कैसे इकट्ठा पढ़ा पाए, या उस बाकी टीचरों तो को। ये अपने आप ही डालते हैं वो, कि क्या कोई सेंटर से जाता है नहीं, टेस्ट करने के लिए? एक एग्रीड प्रैक्टिस है, कई Okay. सालों से एग्रीड प्रैक्टिस है, उसको यूडाइस एक एग्रीड प्रैक्टिस है। कई राज्यों ने अपने अपने डाटा मैट्रिक्स बना लिया है। इसको एक ऑल इंडिया प्लेटफॉर्म पे जोड़ना एनईपी ने रेकमेंड किया है। इसकी नाम होगा विद्या समीक्षा केंद्र। उसमें से असेसमेंट होगी, एग्जामिनेशन एंड असेसमेंट, उसके ऊपर एक होलिस्टिक प्रोग्रेस रिपोर्ट। ये एनईपी की एक प्रमुख रिकमेंडेशन है। हम उसी दिशा में अपने तैयारी को कर रहे हैं। ओके सर, पहले होता था ना कि जैसे एक साइंस स्ट्रीम होता था, एक आर्ट स्ट्रीम होता था, उसके बाद साइंस, आर्ट्स एंड कॉमर्स, और कई दशक तक ये 3 स्ट्रीम्स फिक्स थे कि आप 10th स्टैंडर्ड तक आपको डिसाइड करना होता है कि आप साइंस करना चाहते हैं, आर्ट्स करना चाहते हैं या कॉमर्स करना चाहते हैं, और उसी हिसाब से +2 में होता था। क्या अब ये जो 5+3+3+4 जो अब कर रहे हैं, क्या इसमें भी वैसे ही कंपार्टमेंटलाइज होगा, या फिर जो बच्चा साइंस पढ़ना चाहता है वो कॉमर्स भी पढ़ेगा, वोकेशनल स्टडीज, स्किल्स, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, ये सब मर्ज होंगे कि नहीं? क्योंकि जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ थे वो ऑप्शनल थे, तो जब तक आप 9th-10th स्टैंडर्ड में आ गए तो एक्स्ट्रा करिकुलर तो आप कोई टीचर करने ही नहीं देता था, क्योंकि उसमें मार्क्स नहीं मिल रहे हैं। पेरेंट्स भी नहीं एजुकेशन में वो फोकस करते कि इसके लिए तो क्या, ये तो फालतू का काम है, आप इसमें कर रहे हो, यू विल नॉट गेट एडमिशन। मतलब आई एम टेलिंग यू फ्रॉम माई एक्सपीरियंस ऑल्सो, माई पेरेंट्स सारा टाइम एक्स्ट्रा करिकुलर, सारा टाइम पढ़ेगा कब? अब पढ़ेगा, हाँ, तुम्हें एडमिशन नहीं मिलना। और मुझे वैसे काम वगैरह तो मेरा एक्स्ट्रा करिकुलर से ही आया है, बट आई एम जस्ट सेइंग टू यू दैट वो बहुत वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स होती थी। तो अब क्या होगा? स्मिता जी, आप ही का अनुभव ही एनईपी है। आपने जो एकदम एक अपना खुद को एक केस स्टडी बनवाया ना, हाँ। कि जिसको मेरे पेरेंट्स ने एक्स्ट्रा करिकुलर करके मेरे को करने नहीं देते थे। हाँ, आपकी स्पीकिंग कैपेसिटी, आपकी हाँ। लीडरशिप कैपेसिटी, आप इसमें कैसे आएगी? आप गाना गाओगे तो आएगी, हाँ। आप वो स्पीच ऑल इंडिया दोगे तो रेडियो आओगे। में जाके वॉइस ओवर करने के लिए इसमें क्या मिलता है तुमको? 5 रुपीज। Exactly. इससे क्या होगा? ये जो आपकी बचपन की मोटिवेशन हाँ। था, जो आपने आपकी स्वयं की इच्छा से किया, व्यवस्था नहीं थी और समाज में उसकी एक्सेप्टेंस नहीं था, उसी को अभी एनईपी ने हमने बदला है। ओके। नथिंग इज एक्स्ट्रा करिकुलर नाउ। ओह, सारा चीजों को, इसीलिए एनईपी ने कहा क्लास 6 से, हाँ। आपने एक फंडामेंटल प्रश्न पूछा कि आगे कैसे देखते हो आप, उसमें करोगे क्या? ये तो वर्टिकल हो गया, 5+3+3+4 हो गया, हाँ। लेकिन उसमें पढ़ाओगे क्या? हाँ। देखिए, उसमें क्लास 6 से, यानी आपकी मिडिल लेवल से स्किलिंग एंड वोकेशनल एक मेनस्ट्रीम एजुकेशन की पार्ट होगा। ओके। आपकी रुचि को, हाँ। आपकी रुचि के हिसाब से आप पढ़ना शुरू करोगे। हाँ। उसमें भी एक सब्जेक्ट करके जब पढ़ोगे, उसमें भी एग्जामिनेशन होगा, उसमें भी आपको मार्क मिलेगा। जो एक बेसिक बंधन था, एक रेस्ट्रिक्शन था, मेंटल रेस्ट्रिक्शन था, उसमें मार्क मिलेगा ही नहीं तो पढ़ना क्यों? जी। ये इसमें से उभर जाएगा। चॉइस दे दिया जाएगा, इसमें कहा कि इसको वाइड किया जाएगा। फिर आगे जब क्लास 9 तक आएगा, 9 to 12 के अंदर, ये 4 साल में, विशेष करके 9 और 10 में, ये तो जनरल स्टूडेंट्स तक सभी चीजें पढ़ेंगे। आगे चल के उसमें से स्पोर्ट्स भी आएगा, कल्चरल एस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी आएगा, यानी गाना, डिबेटिंग करना, स्टोरी टेलिंग। देखो, आज के आधुनिक दिनों में ये जो आप और हम कर रहे हैं, हाँ। रेडियो जॉकी, पॉडकास्टिंग, ये कितना बड़ा प्रोफेशन हो चुका है। जी। जी। इसके लिए बच्चे हाँ। शुरू से ही रुचि रखते हैं। वो मैथमेटिक्स भी पढ़े, हाँ। वो सेमीकंडक्टर भी पढ़े, और स्पीकिंग प्रैक्टिस भी करे। हाँ। ये भी एक सब्जेक्ट हो सकता है उसके लिए। हाँ। ये सब व्यवस्था, अब जब हम भी नया टेक्स्ट बुक बना रहे हैं, उस टेक्स्ट बुक में लगभग 150 सब्जेक्ट रहेंगे, उसकी सब सब्जेक्ट रहेंगे। माने वोकेशनल की तो अपने आप में 50 सब्जेक्ट हो जाएगा। पर सर, ये इतने सब्जेक्ट्स तो और इतने ऑप्शंस, आइडियल वर्ल्ड में तो इट इज़ परफेक्ट, पर ये
शहरों तक भी अगर सिर्फ शहरों तक सीमित रहेगा, अगर सिर्फ टियर 1 सिटीज में सीमित रहेगा, अभी भी आप देख लीजिए नहीं थोड़ा नहीं सा नहीं सर, रूरल एरिया में जाएंगे तो टेक्नोलॉजी एंड स्किल्स इसमें कितना फर्क हो नहीं जाता है। देखो स्मिता जी, मैं बड़ा नम्रता से इस विषय में आपसे असहमत करूंगा। ये स्थिति बदल रही है। ओके। देखो भारत में क्या हो रहा है, अभी कोरोना के दिनों में एक असेसमेंट है, ये लर्निंग लॉस में हम कहाँ खड़े हो रहे हैं। एक प्रथम करके जो देश के एक विश्वसनीय सामाजिक संगठन है, उनकी एक असेसमेंट रिपोर्ट आई, उसमें निकाला भारत की 60, मैं 2 साल पहले की रिपोर्ट के बारे में उल्लेख कर रहा हूँ, 67% घरों में स्मार्टफोन उपलब्ध है। कल मेरे को मेटा के ग्लोबल प्रेसिडेंट आए थे, ग्लोबल पॉलिसी प्रेसिडेंट आए थे, उन्होंने मेरे को एक जानकारी दी कि भारत में अभी लगभग यूनिक कंज्यूमर ऑफ मेटा कंपनी, कोई फेसबुक में है, कोई व्हाट्सएप में है, कोई इंस्टा में है, इनमें से तीनों में अगर तीनों मिला तो लगभग 150 करोड़ है। हमारे आबादी तो ऊपर है, लेकिन कई लोग मल्टीपल यूजर है। कम से कम 75 से 80 करोड़ सिटीजन स्मार्टफोन और टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ चुके हैं। आने वाले दिनों में क्लासरूम हमारे हाथ में रहने वाला गैजेट के ऊपर आ जाएगा। स्किलिंग उस गैजेट से हमको मिलने लगेगा। और मैं आपके पास तो 100 एग्जाम्पल बता सकता हूँ, देश की ग्रामीण इलाका, देश की ट्राइबल्स, देश की अत्यंत वंचित वर्ग के लोग टेक्नोलॉजी के माध्यम से खुद को कैसे एम्पावर किए हैं। उसकी सबसे बड़ा उदाहरण है आज देश की डिजिटल सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। ये जो आज देश की बन चुकी है, इसलिए हम विश्व की 100 रुपया की अगर डिजिटल ट्रांजैक्शन होती है तो 46 रुपीस भारत में केवल होती है। इसीलिए आने वाले दिनों में जो ये सारा विषय भी सब जगह पे सब नहीं होगा। एक जिले में एक निर्दिष्ट प्रकार की इकोनॉमी है, कुछ कन्वेंशनल इकोनॉमी है, एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट है, फूड प्रोसेसिंग यूनिट है, वहाँ डायरी है, वहाँ कोई बड़े कारखाना लगे हैं या बड़े प्रोजेक्ट आने वाला है। स्किल्स और वोकेशनल एजुकेशन को उस ढंग से ही ओरिएंटेशन दिया जाएगा। ये फ्लेक्सिबिलिटी अभी हमने बोर्ड्स को और स्कूल्स के हाथ में दे रहे हैं। पढ़ाई और कमाई, कॉम्पिटेंसी एंड डिग्री, लिंक करने के दो विपरीत दिशा में नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने तो ये भी प्रेडिक्ट किया है, हमारे लिए डिग्री जितना महत्वपूर्ण है उतनी ही महत्वपूर्ण कॉम्पिटेंसी है। और कॉम्पिटेंसी बढ़ाने के लिए आयु, जैसे हमने शुरू में कहा, सिर्फ कॉलेज और स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। भारत में लगभग 50 करोड़ वर्कफोर्स है, 30 करोड़ स्टूडेंट है। ये 80 करोड़ लोगों की कॉम्पिटेंसी बढ़ाने के दायित्व भारत सरकार की शिक्षा और स्किल विभाग की है। पॉलिसी के लेवल पे राज्यों की दायित्व है, इंडस्ट्री की दायित्व है। ये सारा विषय एनईपी में एनविजन किया गया है। और आने वाले दिनों में देश में अगर हमको $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बननी है, और जो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आने वाले 5 साल में हम विश्व की 3 नंबर की इकोनॉमी बनेंगे, तो उसी का पहला आवश्यकता है देश की नॉलेज लेवल को एक मैसिव हैंड होल्डिंग करके अपग्रेड करना पड़ेगा। आप एजुकेशन और स्किल की बात कर रहे हैं, लाइक एवरीबडी नोज की स्किल डेवलपमेंट भी आपका पोर्टफोलियो है। इसमें क्या हो रहा है कि अकॉर्डिंग टू वन रिपोर्ट, इंडिया हैज़ अबाउट 2 million graduates and 500,000 post graduates who are unemployed in the country. 47% graduates in India are not suitable for any industry role. तो यही बात चल रही थी कि जब आप everybody has like even to tier 2 level और रूरल एरिया में भी जब स्मार्टफोन आ गया तो imparting skill should not be a problem. इम्पार्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर वो स्किल्ड लेबर फोर्स को नौकरी नहीं मिल रही तो फिर देर इज़ अ डिस्कनेक्ट। वो बहुत से लोग सोचेंगे हम ये स्किल क्यों लें, हम क्यों टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम सीखें, क्योंकि जब टेक्सटाइल इंडस्ट्री ही नहीं है, we'll have to leave the state and go. तमिलनाडु की बात कर रही हूँ शायद। If we want to leave from here and we have to leave the state, then what is the point in getting skilled from here जब इंडस्ट्री नहीं? देखिए मोबिलिटी ना, वर्कफोर्स मोबिलिटी ये कई नई चीज नहीं है। आपको मैं बताऊं, गुजरात के कुछ इलाका में हम सभी की धारणा है कि हमारे भारतीय मूल के लोग, मेरा तो व्यक्तिगत धारणा था, भारतीय मूल के लोग कॉलोनी के कारण शायद
अफ्रीका भी कॉलोनी रहा, हम्म, हमारी उसी कॉलोनी के कारण, कॉलोनियल रूल्स के कारण उन दिनों में भारतीय मूल के लोग अफ्रीकी देशों में गए हैं। गुजरात के कुछ इलाका में लोग 700-800 साल पहले इधर से गए थे, उधर से आए थे। उड़ीसा के कोणार्क मंदिर में जो हजारों साल पहले बना जिराफ की स्केच है, जिराफ की ऑस्ट्रेलिया चित्र। से आए हैं उसका तो मतलब। फिर तो मोबिलिटी कहाँ से कहाँ तक था, हाँ, ये पुरानी चीज है। ठीक है। आज अभी जो कोरोना पिछले दिनों में हम सबको चपेट में लिया, उस कोरोना के समय में जो मोबिलिटी की एक स्पष्टता सबके मन में आई, मैं कहूँ स्पष्टता, कई प्रकार की भ्रांति उस समय में हुई थी, लोग कैसे जाएंगे, कहाँ जाएंगे, फिर इकोनॉमी रिज्यूम करेगा कि नहीं करेगा। लोग रहे, लोग लौटे, लोग फिर दोबारा लौट के गए वर्क प्लेस में, फिर हमारी इकोनॉमी पटरी पे आ गया। ये सारे को दिखते हुए आज मोबिलिटी एक कोई आइसोलेटेड चीज और रेस्ट्रिक्टिव चीज नहीं रहा है। देश एक बड़ा वर्क प्लेस बन चुका है। देश की फंडामेंटल्स, इसीलिए देखिए सरकार की एनाबलिंग पॉलिसीज को देखिए। हमने जब कहा वन नेशन वन रेशन कार्ड, उसकी अर्थ क्या है? मोबिलिटी की हिंड्रेंस क्या होती थी, हर्डल्स क्या होती थी? गांव में रेशन कार्ड बना है, काम करने के लिए शहर को गया, देश राज्य छोड़ के गया, तो रेशन कार्ड तो गया। अभी हमने पॉलिसी बनाया टेक्नोलॉजी के कारण मोबिलिटी करेगा। गांव की एक छत्तीसगढ़ की गांव में भी चावल लेगा, आधे चावल तमिलनाडु की अपने वर्क प्लेस में भी चावल लेगा, ये संभव है। तो अगर कोई एजुकेशन तमिलनाडु में हुआ है, स्टेट बोर्ड के अंडर हुआ है, तो अगर वो ही हैज लर्नड और शी हैज लर्नड द फर्स्ट फाउंडेशनल इयर्स इन तमिल और वो हिंदी नहीं बोल सकता, तो क्या वो स्किल का जो कार्ड उसको मिलेगा, क्या वो उत्तर प्रदेश में या हरियाणा में उसको नौकरी मिल जाएगी? देखिए, मैं आपको एक, जहाँ हम लोग बैठे हैं ना आपके ऑफिस में, जी शायद इसके पास ये जो हमारे कॉमनवेल्थ के समय में स्टेडियम सब इसके आसपास है। हाँ। यहाँ एक आपकी ऑफिस के सामने एक आर्क है, अरे मोती बाग के पीछे लीला एक आर्क है। आर्क बनाने वाला उस समय में, एक याद करो पिछले 10-12 साल पहले एक एक्सीडेंट हुआ उस आर्क को बनते हुए, उस ब्रिज को, फुट ओवर ब्रिज बन अचानक मेरे गांव के लड़का उसमें से पीड़ित हो गया। मेरे को गांव से फोन आया, उड़ीसा गांव से, मेरे गांव से, नेटिव गांव से। तो वहां मैंने खबर लिया, यार ये ऐसा हमारा लड़का यहाँ कैसे आया। वो लड़का उसकी सुपरवाइजर कैटेगरी में था, वो बड़ा चोट आई उसकी, ट्रॉमा सेंटर में रख के उसको चिकित्सा किया गया। तो उसमें ना उसको उड़िया छोड़ के, हिंदी तो छोड़ दूर का बात है, ना इंग्लिश आता है ना हिंदी आता है, लेकिन वो उस कंपनी की बहुत इंपॉर्टेंट वर्कफोर्स था। कंपनी का मालिक ने उसकी पूरा चिंता किया। अभी कोरोना में उड़ीसा की एक लड़कियों की टोली तमिलनाडु की तिरुपुर में काम कर रही थी, और सब पिछड़े ग्रामीण इस प्रकार की पृष्ठभूमि की लड़की थे, काम कर रहे थे तमिलनाडु में। देखो, भाषा कभी रेस्ट्रिक्शन नहीं बनी है, ना आने वाले दिनों में बनेगा। आप धीरे धीरे आप किसी भी प्रदेश में जाओ, आप 3 दिन रहोगे, आप 30 शब्द अपने आप में समझ जाओगे, क्योंकि भारत की भाषाओं की बहुत इंटरकनेक्टिविटी, भावात्मक और उसकी जो फोनेटिक्स दोनों में है। इसलिए मैं सबको रेस्ट्रिक्शन नहीं मानता हूँ, उसको मैं कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर मानता हूँ। सभी भारतीय भाषा है, सभी भारतीय भाषा में अंतर्निहित संपर्क है, सभी की भावार्थ एक जैसे है। कहीं हम उसको पानी बोलते हैं, कहीं उसको हम नीर बोलते हैं, कहीं उसको हम पानी बोलते हैं, कहीं उसको जल बोलते हैं, लेकिन समझ तो आ ही जाती है जी। ये सब रेस्ट्रिक्टिव चीज नहीं है। हमें, लेकिन आपने जो मूल विषय उठाया कि भाई इसको आप इतने बड़े देश में इसको पहुंचाओगे कैसे, उसको एक रेस्पेक्टेबल लिविंग और अर्निंग की व्यवस्था कैसे करोगे। इसीलिए हमारी सरकार ने प्रायोरिटी दिया है वेल्थ क्रिएशन में। कभी एजेंडा में होती थी जॉब क्रिएशन होनी चाहिए। जॉब क्रिएट कब होगा? जब वेल्थ क्रिएट होगा। आज देश में 1 लाख स्टार्टअप की एक नेटवर्क बनी है। वेल्थ क्रिएशन को हमेशा नेगेटिवली देखा जाता था हमारे कंट्री में। हम वो सोशलिस्टिक माइंडसेट में थे फॉर सो मेनी इयर्स कि पैसे के बारे में एक बात नहीं करना, और जो पैसे बनाता है उसको वल्गैरिटी से देखा जाता था। दैट वेल्थ क्रिएशन इज समथिंग टू बी लुक डाउन अपॉन, बट वो चेंज हो गया। ये तो सभ्यता के शुरू से ही, अगर हम उसको वर्णन करें, सृष्टि कहे,
धनिक वर्ग कहे, ये कभी तो निंदा के विषय था नहीं ना। उसकी भी वैल्यूज था। वो समाज के जितने सारे, भारत में जितने सारे प्री कॉलोनी एरा में जितने सारे बड़े चीज बना है, बनाया कौन? तालाबों को देखो, चोल्ट्रीज को देखो, धर्मशालाओं को देखो, मंदिरों को देखो, मंदिरों से जुड़ी हुई फूड सिक्योरिटी के प्रोग्राम को देखो। समाज की संपन्नों ने तो बनाए हैं। अगर मैं उड़ीसा चाहता हूं, मैं उड़ीसा में 3 बड़े मंदिरों को देखता हूं। जगन्नाथ जी का पुरी, कोणार्क का सूर्य भगवान का मंदिर और शिव जी का मंदिर भुवनेश्वर में लिंगराज। ये हजारों साल पुराने मंदिर। वहां तो कोई उस समय में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बजट एलोकेशन नहीं हुई होगी, या उड़ीसा में कोई सरकार ऐसा नहीं होगा कि उनकी बजट से दिए होंगे। समाज में संपन्नता था, समाज ने बनाया होगा, नहीं तो उन्होंने जो टैक्स दिया उसी में से उनकी व्यवस्था बनाई होगी। पूरा दक्षिण की चीजों को देखो, देश की वाटर बॉडी को देखो। मध्य प्रदेश की, अभी मैं आईआईटी इंदौर में था, आईआईटी इंदौर ने एक स्टडी निकाला है जो मध्य प्रदेश की, आज के मध्य प्रदेश की जितने वाटर बॉडीज है उसकी इतिहास उन्होंने लिखा, स्टडी किया, साइंटिफिक स्टडी किया। हजारों सालों में मध्य प्रदेश की जो रेन वाटर रेशियो है, बारिश में जितना पानी होता है उसके कैलकुलेशन कई सालों से है, उसकी टोटल वॉल्यूम और मध्य प्रदेश की वाटर बॉडी की कैरिंग कैपेसिटी दोनों लगभग एक है। तो उसको कौन बनाया था? उस समय उन दिनों में इतने सारे विश्वविद्यालय बने थे, इसलिए वेल्थ क्रिएशन को यहाँ एक भ्रम में, जो भारत की आत्मा को नहीं पहचानने वाले लोग, उसको आपने जैसे सारे शब्द बोले कहा, जिसके पास थोड़ा संपन्नता आई उसको हमने नीचा देखा। प्रधानमंत्री जी देश के पहला नेता होंगे जिन्होंने लाल किले के मंच में कहा कि आई नीड वेल्थ क्रिएटर इन माई सोसाइटी। मैं उनको प्रोत्साहन देना चाहता हूँ, मैं उनको मदद करना चाहता हूँ, मैं उनकी कामों में बाधा नहीं बनना चाहता हूँ, लेट दे डू। इसीलिए तो उन्होंने कहा मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस। उसके अर्थ क्या है? It's the duty of a citizen, I think, especially in a developing country, to create wealth. क्योंकि आप अगर एज अ सिटीजन अगर आप वेल्थ क्रिएट करोगे, आप 10 लोगों को नौकरी दे सकते हो। दैट ट्रिकल डाउन इफेक्ट विल बी देयर। अगर आप भिक्षा पे ही आप करने लगोगे कि हाँ दैट इज द राइट थिंग टू डू, इज नॉट टू बी वेल्दी, you're not going to help the society in any manner. I mean, that's my view. But anyway, I just wanted to also ask you, sir, जब ये बात कर रहे थे यूनिवर्सल एजुकेशन वगैरह की, there's a little bit of a criticism that comes in. जैसे कर्नाटका ने कहा कि हम अपना ही एजुकेशन पॉलिसी निकालेंगे, सिद्धरामैया जी ने कहा कि ये जो यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम है ये हमारे कंट्री में लागू नहीं कर सकते क्योंकि हमारे यहाँ डाइवर्सिटी इतनी है। आपने यूनिटी की बात जब की आप जल, नीर, तोय, वारी, हर जगह अलग अलग तरीके से पानी को ही कहा जाता है, लेकिन उनका कहना है और तमिलनाडु का भी कहना है कि ये एजुकेशन पॉलिसी जो है, जो सेंटर थोप रही है स्टेट्स पर और हम अपना ही करेंगे। तमिलनाडु तो हैज़ इवन गॉन टू कोर्ट ओवर दिस। तो आप कैसे रीअश्योर कर सकते हैं टू इंडियंस अराउंड एवरीवेयर इन all over the country that this is not going to be thrusting one education model? आपने 2 राज्यों के नाम लिया, मैं दोनों की अनुभव कहता हूँ, और जो बात कह रहे हैं वो शायद एक राजनीतिक भाषा में वो कह रहे हैं, वास्तविकता ऐसे नीचे नहीं है। अब तक ये एक धारणा था कि हम रीजनल लैंग्वेज कहते थे। प्रधानमंत्री जी ने आके कहा हमारे देश में कोई रीजनल लैंग्वेज नहीं है, all are equal and all are national language, be it Tamil, be it Kannada, be it Udiya, be it Bengali, be it Punjabi, be it Gujarati, be it Marathi, be it Hindi, all are national language. उन्होंने काशी में तमिल संगमम आयोजन करवाया, तमिल कल्चरल लिंक तमिल और काशी की री इन्वेंट किया। भाषा की कभी हमने किसी को, हमारी सरकार की पॉलिसी है और एनईपी उसको ही कह रहा है ऑल लैंग्वेज आर इक्वल। उसी को अगर आगे हम एक स्टेप कहे, क्या सिद्धरामैया जी, मोदी जी कहते हैं कन्नड़ भाषा उतना ही महत्वपूर्ण है और कन्नड़ भाषा में ही प्रारंभिक दिनों में पढ़ाया जाए। सिद्धरामैया जी उसी को आपत्ति कर रहे हैं। अगर मोदी जी कहते हैं कि भारतीय परंपरा में ही पढ़ाना चाहिए एनईपी, उसी का नाम है एनईपी।
तो कर्नाटक की जो स्टोरी है, मोरल्स है, वो कर्नाटक की होगी, ये एनईपी ने कहा है। क्या सिद्धरामैया जी किसी को खुश करने के लिए सिर्फ मोदी विद्वेष में उसी को अपोज कर रहे हैं? क्या अगर हम कहते हैं कि इंटरनेशनलाइजेशन करेंगे, बेंगलुरु है क्या? बेंगलुरु भारत की इंटरनेशनलाइजेशन की एक एक्सपेरिमेंट लैबोरेटरी है। भारत की आईटी कैपेसिटी बेंगलुरु में ही बनी है, बेंगलुरु से ही बनी है। क्या एनईपी उसको और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की बात कह रही है? क्या सिद्धरामैया जी बेंगलुरु को खत्म करना चाहते हैं? तो वो तो एक भ्रम में है। गाली देना अलग, मोदी जी को आपको राजनीतिक विद्वेष है, गाली दो, लेकिन आपका कोई अधिकार नहीं, आपको कोई सुनने वाला नहीं, कोई मानने वाला नहीं, और आपके अधिकारी भी मानेंगे कि आप रिग्रेसिव स्टेप लोगे। ये कहो कर्नाटक की बात है। अब मैं आता हूँ तमिलनाडु के बारे में बात। मैं एनईपी के साथ जुड़ा हुआ उनकी एक जो कोर्ट के बारे में आपने कहा, वो है मेडिकल कॉलेज एंट्रेंस के बारे में, जो नीट एग्जामिनेशन, उसमें कोर्ट में आया है। ये एनईपी हम ऐसी चीज़ों को, यूनिफॉर्मिटी के बारे में, स्टैंडर्डाइजेशन के बारे में, देश को बड़ा करना है, विश्व के साथ जाना है, तो हम अपने स्टैंडर्ड्स को बढ़ाना है, इसलिए यूनिफॉर्मिटी की बात कहते हैं। लोकल कॉन्टेक्चुअलाइज करना, लैंग्वेज की वेरिएशन रखना, ये सारे कहते हुए हमने नीट ने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई एक ऑल इंडिया पैटर्न की एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो। एंट्रेंस एग्जामिनेशन की भाषा अलग अलग हो सकती है। तमिलनाडु की पॉलिटिकल लीडरशिप, विशेष करके डीएम के मित्रों की एक लंबे समय की अपेक्षा रहती थी और मांग रहती थी कि भाई हमारी राज्यों की बच्चों की कॉम्पिटेंसी लेवल सीबीएसई जैसा नहीं है। ये तो गलत बात है। इस बार नीट की जो एग्जामिनेशन आया है, टॉपर है तमिलनाडु की स्टेट बोर्ड की विद्यार्थी, नीट एग्जामिनेशन देके। तो इनकी आपत्ति वेस्टेड इंटरेस्ट से जुड़ा हुआ है, इनकी आदत पॉलिटिकल मोटिवेशन से है, इनकी आपत्ति सिर्फ मोदी विद्वेष करना, एंटी मोदीजिम पे, ये भारत के भविष्य को गुमराह करने का एक नाकाम कोशिश है। ये कोई काम करने वाला है नहीं। समाज उसको स्वीकारने की स्थिति में नहीं है। समाज नई ऊंचाई की ओर जाने की तैयारी कर चुका है। एज अ मिनिस्टर इन द मोदी कैबिनेट, आप अपने फिजिकल और मेंटल हेल्थ पर कितना ध्यान देते हैं और क्या करते हैं? देखिए, आज के दिनों में इसकी शब्दावली कहा गया है कि मेंटल हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, मेंटल वेलबींग होनी चाहिए। देखो, ये निर्विवादित विषय है। कभी कभी उसमें से एक धैर्य से जब थोड़ा उल्टा कभी घटना हम देखते हैं, बड़ा सबको कष्ट देता है। इसके लिए जो अगर मैं आज की शिक्षा विभाग में ऐसे कभी कुछ घटना आती है, तो मैं अन्य किसी को जिम्मेवारी देने के पहले खुद को जिम्मेवार मानता हूँ। यार ऐसे कैसे हो गया, ऐसे नहीं होनी चाहिए, इसको संभालना पड़ेगा और मैं उसके लिए जिम्मेवार हूँ। ऐसे एक बोझ मेरे ऊपर आ जाती है। ये एक सामाजिक विषय है। जैसे ये आईआईटी के स्टूडेंट्स हो जाए, कोटा स्टूडेंट्स, वही मैं कह रहा हूँ। जो देखिए, कोई भी एक नन्ही कली जब मुरझ जाता है, कभी बंद हो जाता है, बड़ा कष्ट देता है। ये नहीं होनी चाहिए। इसके लिए जिम्मेवार कौन है, इसकी कोई स्पष्ट उत्तर नहीं है। इसके लिए व्यवस्था कुछ नहीं बनी है क्या? ऐसा नहीं है। आज देश की सारे शिक्षा अनुष्ठान में, सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में इस प्रकार की काउंसलिंग की व्यवस्था, इस प्रकार के विषयों में चर्चा हो, खुल के चर्चा हो और दोस्त यारों के बीच में चर्चा हो। आज आईआईटी वगैरह में 1 टीचर 10 स्टूडेंट्स के ऊपर है। इतने नेटवर्क उनकी बन जाए कि वो सबकी रोज में एक दिन खबर तो ले ले, उसके बाद भी घटना होते हैं। ये आज के दिनों में एक मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में जो स्पर्धा की नई पैमाने, नए पैरामीटर्स बने हैं, उनमें से कभी कभी हम लोग सामूहिक शिकार होते हैं। इंटॉलरेंस, इंडिफरेंस कतई स्वीकार्य नहीं है कोई भी इंस्टीट्यूशन में, किसी के द्वारा, जाने में अनजाने में। उसके लिए सेफगार्ड्स बनानी पड़ेगी, उसमें कॉन्सेंसस बिल्डअप करना पड़ेगा, उसमें एक लोक जागृति में उसकी जिम्मेवारी सभी को लेना पड़ेगा। मैं उसमें सबसे, शिक्षा विभाग के दायित्वधारी के नाते सबसे ज्यादा जिम्मेवार व्यक्ति हूँ, मैं उसकी दायित्व लेता हूँ। जी,
और पर्सनल कैपेसिटी में सर आप क्योंकि अगर एजुकेशन मिनिस्टर पेज अटेंशन टू हिज फिजिकल एंड मेंटल वेल बीइंग तो आपके जो अंडर काम कर रहे हैं एंड द अदर मेंबर्स आल्सो इन द टीम उन पे भी असर पड़ेगा. सो हाउ डज द कैबिनेट फंक्शन लाइक दैट? क्योंकि बाकी मंत्री कह रहे थे दैट, जैसे मैंने पीयूष जी का इंटरव्यू किया था, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री तक पूछते हैं लोगों के बारे में कि आर यू कीपिंग ट्रैक ऑफ योर हेल्थ. तो आप क्या करते हैं? देखिए, सामाजिक जीवन में ठीक रहने के लिए सभी की एक जरूरत की आयाम है और स्वाभाविक प्रधानमंत्री जी हमारे परिवार की मुखिया के नाते ये उनका प्रश्न पूछना वो अपने दायित्व मानते हैं, वो अपना दायित्व मानते हैं, इसलिए वो पूछते हैं. सबको अच्छा लगता है, सब लोग कोशिश करते हैं. लेकिन उसके अलावा ये फिट इंडिया ऑल देखिए, दिस ये इज इस पार्ट ऑफ विषय को दैट. देखो, इसको ऐसे मत जोड़ो चीज़ों को. मेरे को जैसे मेरे कुछ एक दिनचर्या है, उसको मेरे को करना पड़ेगा. ये मेरे को खुद को मानसिक और शारीरिक रूप में ठीक रखने के लिए मेरे को ही करना पड़ेगा. ये सिर्फ कोई फिट इंडिया में आएगा. फिट इंडिया तो एक जन आंदोलन है, कार्यक्रम है, जी. सबको उसमें से लगनी चाहिए. लेकिन हम खुद कोशिश करते हैं, ये तपस्या है. जिसे आज मेरा व्यायाम नहीं हो पाया. ये सारा विषय को रोज उसको याद करके प्रैक्टिस करना. प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट. उसकी कोई शॉर्टकट नहीं है, रोज उसको करना पड़ेगा. सर, अब मैं ओडिशा पॉलिटिक्स के बारे में बात करती हूँ. आप यू आर अ सेकेंड जनरेशन पॉलिटिकल लीडर. आपके पिताजी वाजपेयी जी के कैबिनेट में थे. एट व्हाट पॉइंट ऑफ टाइम डिड यू फील दैट पॉलिटिक्स इज द वे टू गो, और क्यों आए पॉलिटिक्स में आप? देखिए, मैं बचपन से ही सामाजिक जीवन में हूँ. जब मैं कॉलेज आया, मैं 11वीं में आया, तब से मैं एबीवीपी के एक्टिविस्ट हूँ. तब से मैं ये काम करते आया हूँ. ये बात सही है, मेरे पिताजी भी अटल जी की सरकार में काम कर रहे थे, राजनीति में भी थे, लेकिन वो भी सक्रिय राजनीति में नहीं है. और मैं अभी लंबे समय हो गया मैं भी उस काम पे हूँ. मैं 83 में कॉलेज आया, +2 पढ़ने आया, और 83 और 2023 हिसाब करे तो मैं भी बचपन से इस काम को करते आया हूँ. लेकिन यू बर्स्ट इनटू द सीन इन 2014 कि ये प्रधानमंत्री के उज्ज्वला मैन है, ही इज द उज्ज्वला पर्सन. वो एक आपके साथ एक जुड़ गया, दैट उज्ज्वला योजना. तो उसके बारे में कुछ बताएंगे? देखिए, जब मैं आपको एक बात को याद दिलाना चाहूँगा, चुनाव के पहले 14 के पहले जब 13 में प्रधानमंत्री जी देश की विभिन्न हिस्से में जाते थे, एक बात कहते थे कि हमें लड़ना किससे है, हमें इस देश की गरीबी से ही लड़ना है. देश की जिंदगी को बदलना ही है, देश की जिंदगी, आम लोगों की जिंदगी में खुशहाली लाना है. इसलिए उन्होंने एक शब्द कहा था, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके लिए प्रयास करना. ये उन्होंने एक फिलोसफी दिया था. और जब वो पहले दिन चुन के आए और एनडीए ने उनको अपना नेता चयन किया सेंट्रल हॉल में, उनका पहला भाषण में क्या था कि मेरे सरकार देश की गरीबों के लिए, देश की महिलाओं के लिए, देश की युवाओं के लिए, देश के वंचित वर्गों के लिए समर्पित है, दलितों के लिए समर्पित है, जनजाति के लिए समर्पित है. ये सिर्फ एक स्लोगन नहीं था हम लोगों के लिए, ये एक शब्द नहीं था, ये एक मंत्र था, एक फिलोसफी था, एक पाथवे था. सभी विभागों ने जब अपना अपना काम शुरू किया, कमिटमेंट के हिसाब से, गरीब कल्याण करना है, कल्याणकारी राज्य खड़ा करना है, ये प्रधानमंत्री जी का फिलोसफी है. देश उसी पे उनको भरोसा किया है. सभी विभाग ने अपने अपने कामों में जुटे. तो मेरे को जो दायित्व मिला था, उसमें हमको अचानक समीक्षा करते हुए ध्यान में आया कि तो देश की एक बहुत बड़ा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम संभालने वाला, पीडीएस संभालने वाला विभाग है एलपीजी डिपार्टमेंट. हम देश में तब जेन्युइन कस्टमर 13-14 करोड़ थे, लेकिन उनमें से घोस्ट कंज्यूमर भी लगभग 3 करोड़ थे. घोस्ट मतलब? यानी नियम है कि एक घर में एक कनेक्शन जाएगा. हाँ, गैस कनेक्शन, एक कनेक्शन एक घर में जाएगा. ये व्यवस्था था. हाँ. लेकिन लोगों ने गैस सब्सिडी उसमें रहने के कारण लोगों ने
अपने दूसरे तीसरे नामों में उन्होंने एक हाउस होल्ड के नाम पे 3-4 कनेक्शन भी रखे थे कुछ लोग, और वो उसको फिर बेच रहे थे, क्या कर रहे थे उसका? फिर उसको मार्केट में बेच बेच ओके। रहे थे। हाँ। इसके कारण सरकार की काफी नुकसान होती थी। पिलफरेज हो गया फिर ना। तो शुरुआत में प्रधानमंत्री जी एक दायित्व दिया हम लोगों को, हाँ। इसको टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ दो। एक कंज्यूमर नंबर है आपका एलपीजी का, एक उसकी बैंक अकाउंट होगा, हाँ। और उसको पूछ के उसकी स्वेच्छा से आधार का नंबर जोड़ दो। हाँ। स्मिता जी 3 करोड़ घोस्ट कंज्यूमर ओके। निकल गए। फिर प्रधानमंत्री जी ने देश को अपील किया, जो लोग सब्सिडी नहीं लेना चाहिए वो लोग नहीं ले, गिव इट अप करो। 1 करोड़ से ज्यादा लोग गिव इट अप किए। तो फिर जो बचत हुई उसमें योजना बनी और अपने मेन बजट से भी पैसा आया कि जिनके घर में भारत में 5 लाख महिलाओं की प्रति वर्ष जीवन जिंदगी समाप्त होती थी डोमेस्टिक पोल्यूशन के कारण, उपले, लकड़ी, केरोसिन ऑयल, अन्य प्रदूषणकारी कुकिंग फ्यूल के कारण पता नहीं चलता था। खाना तो बनाना ही रोज, कितने समय जाता था कुकिंग मटेरियल को जुगाड़ करने में, बारिशों में अलग कष्ट, प्रदूषण, समय, इसको ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री जी की खुद की गरीबी जिंदगी जीने के कारण उनका एक अनुभव था। उन्होंने कहा कि इन माओं के बारे में चिंता करो। उसी में से प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की कल्पना हुई, नीति बनी, बजट की एलोकेशन आई, क्रियान्वयन हमने किया। हमने तो गिलहरी का काम किया, सेतु तो अपने आप में लेकिन बन गई। आपको क्यों चुना? क्या आपको लगता है बिकॉज उड़ीसा में जो लोकल प्रेस है, कई सारे लोग कह रहे थे दैट इट इज़ बिकॉज यू मैनेज टू ब्रिंग अ फुट होल्ड ऑफ बीजेपी इनटू द स्टेट, क्योंकि बीजेडी का इतना वहाँ पे रुतबा है, लेकिन बीजेपी मेड इनरोड्स बिकॉज ऑफ धर्मेंद्र प्रधान एंड दैट इज व्हाई ही गॉट रिवॉर्डेड। ये अतिशयोक्ति होगा। 14 में तो बीजेपी 1 सीट जीता था, 1 सीट, 8 सीट जीता, एक बड़ा ग्रोथ हुई 19 तक, 14 से 19 तक। प्रधानमंत्री जी की व्यक्तित्व, उनकी नीति को उड़ीसा ने पसंद किया। देखो, मैं ये अस्पलना कभी नहीं कर पाऊंगा कि मेरे कारण उड़ीसा में बीजेपी बनी है। बीजेपी 80 के बाद उड़ीसा में बनी, उसके पहले जनसंघ भी था, हाँ छोटी ताकत था, लेकिन बीजेपी के एक क्वांटम ग्रोथ हुई, सब्सटेंशियल जंप हुई 14 के बाद। उसमें मूल कारण है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की विश्वसनीयता, प्रधानमंत्री जी की क्रेडिबिलिटी, उनके ऊपर उड़िया लोगों का भरोसा, उसके साथ हमारी जो ऑर्गेनाइजेशनल कैपेसिटी रही उसमें जुड़ी। लेकिन आज हम इसके कारण हमने 14 में जब देश ने पूरा भरोसा किया, उस समय में भरोसा नहीं कर पाया। हम 3 नंबर की पार्टी थे 14 में भी। 19 आते आते हम लोग प्रभावशाली 2 नंबर की पार्टी बन गए। हमारी वोट की फासला 1 नंबर पार्टी और 3 नंबर पार्टी में 25% की होती थी। पर वो कांग्रेस का वोट बैंक आपको मिला, कांग्रेस का वोट शेयर आपको मिला? मैं उसकी शब्दावलोकन का मोदी की वोट बैंक बन गया। ऐसे किसी से हमने उधार नहीं लिया, लोगों ने भरोसा किया कि मोदी ही हमको डिलीवरी कर सकते हैं। नवीन पटनायक का क्या इतना मैजिक है उड़ीसा में, कुछ बताएंगे कि व्हाई इज ही सच लाइक इट्स टेफलॉन चीफ मिनिस्टर कह दीजिए या जो भी, दैट ही इज लाइक अनशेकेबल इन उड़ीसा? क्या उनका वो है? डेमोक्रेसी में इस प्रकार के अवसर खूब कम लोगों को मिलता है। आदरणीय ज्योति बसु जी को मिला था, पवन चामलिंग जी को मिला था, अभी नवीन बाबू जी को मिला है। और पार्टी करके गुजरात में भी हम लंबे समय से, भले ही हमारी नेतृत्व की चेहरा परिवर्तन हुआ, उस गुजरात की एक्सपेरिमेंट में हम देश की एक राज्य के मुख्यमंत्री से माननीय प्रधानमंत्री देश की प्रधानमंत्री बने और विश्व के एक प्रभावशाली नेता बने। डेमोक्रेसी में लोगों की भरोसा सबसे बड़ी है। और मेरे को हिचकिचाहट कोई इस विषय में नहीं है। आज भारतीय जनता पार्टी स्थानीय स्तर पे बीजू जनता दल का ओपोनेंट पार्टी है, प्रतिद्वंदी पार्टी है, लेकिन मेरे को उसमें से स्वीकार करने में कोई दुविधा नहीं है। हम 2 नंबर की पार्टी है, हम 3 नंबर से कभी हम लोगों की गठबंधन थी।
आज हम फिर कभी अलग हुए, आज हम तीसरे से फिर दूसरी जगह पे आए, तो डेमोक्रेसी के नियम से चलेगा। लेकिन नवीन बाबू के ऊपर उड़िया लोगों की भरोसा है, इसीलिए उनके ऊपर ही जन तो आशीर्वाद है। बीजेपी के लिए नवीन बाबू क्या हैं? इज ही एन एलाई, इज ही एन ओपोनेंट, राइवल? क्योंकि सेंटर पे तो वो जब भी पार्लियामेंट में होते हैं तो या तो वो एब्सटेन करते हैं या इन फेवर वोट करते हैं। यू नेवर सी एन एग्रेशन जैसे बाकी राज्यों में जो चीफ मिनिस्टर्स हैं, दे आर अग्रेसिव टुवर्ड्स द बीजेपी। लेकिन यहाँ नवीन बाबू तो यू कांट रियली से, मतलब नहीं, कंफ्यूज होते हैं लोग। सबकी नहीं, ऐसा नहीं, सबकी व्यक्तित्व अलग अलग होती है, सबकी प्रेजेंटेशन भी अलग अलग होती है। तो नवीन बाबू एक सभ्य व्यक्ति होने के नाते उनकी जो राजनीतिक सहमति है, जो असहमति है, उन्होंने अपना एक पैरामीटर्स बनाए, उसी से वो काम करते हैं। लेकिन उस सभी को तो एकदम अनफॉर्चुनेटली भारत में गाली गुलोज को ही असहमति माना गया है। शायद मैं एक व्यक्ति करके मानता हूँ, नवीन बाबू उस रास्ते को चुने नहीं, किसी के साथ भी हो, उन्होंने अपना एक तरीका निकाला। इसलिए ये जो पैरामीटर्स में कहा जाता है वो एग्रेसिव नहीं है, ये अब्यूसिव नहीं है, इसलिए शायद लोग उनको पसंद भी करते हैं। हाँ। लेकिन डेमोक्रेसी में एक पक्षीय विपक्ष रहेगा। आज मेरा भरोसा हो रहा है, जिस प्रकार के मोदी जी की एक एस्पिरेशनल फिलोसफी है, जिसको विकसित करना, वोट के ऊपर विकास की चिंता करना। आप जानते हैं उड़ीसा में जब 2014 की पहले, उड़ीसा एक मिनरल बेस्ड स्टेट है, उड़ीसा की अर्थनीति मिनरल रिसोर्स से ही जुड़ा हुआ है। उड़ीसा में एनुअली 5,000 करोड़ रुपया मिनरल रेवेन्यू आती थी। सिर्फ मोदी जी की पॉलिसी के कारण आज उस संख्या बढ़ के पिछले बजट में उड़ीसा सरकार ने डाटा दिया 50,000 करोड़ हो गया है, और अगले साल ये 70,000 करोड़ होगा। कारण कौन बने? कारण नरेंद्र मोदी की पॉलिसी बने। एंड इज देयर अ क्लोज वर्किंग रिलेशनशिप बीजेडी और सेंटर के बीच? देखिए, मुद्दा है विकास कौन कर पाएगा, हाँ। विकास की जिम्मेवारी कौन लेगा। वो अपना काम कर रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। जब जून 2 को जब रेलवे ट्रेजेडी हुआ था तो इतने सारे लोगों की मौत हुई थी वहाँ पर। ममता बनर्जी आई थी साइट पर और इट वाज क्वाइट क्लियर कि वहाँ पे टेंशन है। थोड़ा बैक स्टोरी बताएंगे कि जब ममता बनर्जी आई, व्हाई इज इट दैट देयर वाज दैट टेंशन वहाँ पर? देखिए, हमारी परंपरा में जब कभी विपत्ति होती है ना, उस समय में तू में नहीं होती है। उस दिन सबकी इच्छा था, मैं तो सुबह से था वहाँ, सबकी कोशिश थी कि भाई लोग जो हताहत हुए हैं उनको कैसे रेस्क्यू करें, उनको कैसे हॉस्पिटल पहुँचाएं, दुर्भाग्य से जिनकी ज़िंदगी चली गई उनकी परिजनों को कैसे सांत्वना दे, उनको कैसे संभाल के घर पहुँचाए उनकी मृतक शरीर को। ये सब कोशिश चल रही थी। उस समय में कुछ लोग राजनीति तो अपने तरीके से करना चाहते थे, लेकिन सामूहिक रोगों में जो पीड़ित लोग थे और जो स्थानीय लोग थे, दोनों ने उस राजनीति की पंजे में नहीं आए। लोगों ने उसमें धैर्य से जो व्यवस्था चल रही थी, वो राज्य सरकार की द्वारा जो व्यवस्था थी या जो केंद्र सरकार की द्वारा व्यवस्था थी, यार सबसे तो ऊपर वहाँ की व्यवस्था तो संभाली थी नागरिकों ने, लोगों ने संभाली थी। ये हमारे देश की मूल परंपरा है। और वहाँ के मुख्यमंत्री भी आए थे, अन्य राज्यों के नेता भी आए थे, ममता जी भी आई थी, स्वयं प्रधानमंत्री उसी दिन पहुंचे थे, हॉस्पिटल भी गए, लोगों को मिले, प्रत्यक्ष घटना के कारण तक समझने का कोशिश उसी क्षण में कोशिश किए। तो उसकी अपना एक भरोसा और विश्वसनीयता तो बनती है ना। उसमें से कुछ लोगों को राजनीति नहीं करना था, कुछ लोगों ने किया। जब उड़ीसा के न्यूज़पेपर्स में ये भी आ रहा है कि हो सकता है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो राज्य में जो इलेक्शन हो सकता है कि वो उसको प्रीपोन कर दे, जल्दी कर दें, और इसीलिए इसी कारण बीजेपी जो है वहाँ पर रैलीज वगैरह, पॉलिटिकल रैलीज स्टार्ट कर रही है। इज दैट ट्रू? इज इट पॉसिबल? नहीं, हम तो जन जागरण पे निकल चुके हैं। बीजेपी तो प्रति महीने में जन जागरण में जाती है, और अभी जून महीने में हमारी सरकार को जब 9 साल पूरी हुई,
देश भर में एक व्यापक जनसंपर्क नागरिकों तक पहुंचने का किया गया। उसमें भी उड़ीसा में भी हमने उसको सफलता के साथ किए। बाकी चुनाव मैंने भी सुना हूँ, चुनाव वो थोड़ा अर्ली कराना चाहते हैं, लेकिन देखते हैं क्या होगा। इलेक्शन कमीशन नहीं चाहते। इलेक्शन कमीशन तो हम तो यूनिफाइड चुनाव हो, एक समय में देश की सारे चुनाव हो जाए इकट्ठा, उसकी तो हिमायतकार भारतीय जनता पार्टी करती है। इसलिए हमारा विश्वास है। और उड़ीसा जैसे राज्य में कम अंतराल में 2-2 बार चुनाव करना उड़ीसा के नागरिकों के हित में नहीं है। आफ्टरऑल पैसा खर्चा तो होगा, देश राज्य की खर्चा होगा, टैक्स पेयर की पैसा खर्चा होगा। 3 महीने के बाद वो तो चुनाव क्यों अलग क्यों कराएगा? नहीं करने चाहिए। देखेंगे क्या होता है। जी, बीजेपी का जो फुटप्रिंट है साउथ में अब कर्नाटका के बाद बिल्कुल नहीं है, एटलीस्ट स्टेट लेवल पर। सेंटर पे तो अभी पता लगेगा 2024 में। आप ईस्ट के बारे में बात करते हैं, तो व्हाट अबाउट ईस्ट इंडिया? इज देयर, आफ्टर व्हाट इज हैपनिंग इन मणिपुर, डू यू फील पॉलिटिकली इसका असर पड़ेगा इन ईस्ट इंडिया? देखिए, मैं बीजेपी से बचपन से जुड़ा हूँ। मैं बीजेपी को 2 दृष्टि से देखता हूँ। बीजेपी एक राजनीतिक पार्टी केवल नहीं है, एक सामाजिक आंदोलन है। आज दुनिया की सबसे प्रभावशाली सामाजिक और राजनीतिक संगठन की रूप ले चुकी है। हम आज देश के हर एक गांव में है। हमारी नेतृत्व की स्वीकृति आज भारत की सर्वाधिक लोगों के अंदर है। क्या ये सभी जगह पे वोट कन्वर्टेबिलिटी पे हो पा रहा है? शायद नहीं हो पा रहा है। इसका अर्थ नहीं कि बीजेपी की फुटप्रिंट यहाँ है, वहाँ नहीं है, वहाँ चढ़ गया, वहाँ घट गया, ऐसा नहीं है। भारत की 6 लाख गाँव में बीजेपी है, और मैं दायित्व के साथ कह सकता हूँ। बाकी दूसरा रहा वोट जितना, मैं बहुत भविष्य वक्ता तो नहीं हूँ, और हमारी पूरा कन्विक्शन के साथ तो है हम तीसरी बार सरकार मोदी जी का ही बनेगा। लेकिन पिछले 2 चुनाव को अगर मैं एक पब्लिक पॉलिसी और पॉलिटिकल साइंस की स्टूडेंट के नाते में एनालिसिस करता हूँ, ना 14 में ना 19 में जिस क्वालिटेटिव विक्ट्री भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ, हमारी कोई ओपोनेंट को, कोई राजनीतिक पंडितों को यह आकलन नहीं थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, एक कन्वेंशन था कि भाई दिल्ली में रह के ही राजनीति चलती है। 14 के पहले वो दिल्ली में रात को नहीं रहते थे। देश ने भरोसा किया। देखो, आइडिया को भरोसा लोग करते हैं, वाणी को लोग भरोसा करते हैं। आज देश की सबसे भरोसेमंद व्यक्तित्व का नाम है नरेंद्र मोदी जी। वो हमारे प्रधानमंत्री है, और हमें कोई रत्ती भर भी संदेह नहीं है, जब कभी देश में आम चुनाव होगा लोकसभा के लिए, भारत की सभी इलाका प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व को स्वीकृति देके पिछले बार से ज्यादा वोट देगा। आप विपक्ष के बारे में क्या कहेंगे, जिन्होंने ये गठबंधन किया है, इंडिया वर्सेस भारत जो अब बन गया है, सब लोग यही कह रहे हैं, उसको कितना आप तवज्जो देते हैं कि अगर ये प्री इलेक्शन कोalition इनका बन जाता है तो इट इज मोदी हटाओ गठबंधन, तो क्या आप सोचते हैं दैट दे कैन माउंट अ चैलेंज? देखिए, गठबंधन कहाँ हुआ, ये तो रिएक्शन ही हुआ ना। मोदी जी को गाली देना अगर गठबंधन की फिलोसफी हो तो काम नहीं करने वाला। गाली सिर्फ नहीं है ना, हटाने के लिए तो हटाना ही, तो हटाना का आधार क्या है? कोई प्रोग्राम है क्या? कोई अल्टरनेटिव आइडिया है क्या? इन सभी के हाथों में, उन राज्यों में दायित्व लंबे समय तक था। कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में इस देश में लंबे समय तक शासन व्यवस्था चली, पीढ़ी दर पीढ़ी चली। इस देश की हालत क्या करके उन्होंने छोड़ के गया था। तो इसीलिए लोग इनके मन में एक अहंकार है, हम बड़े परिवार के, बड़े खानदान की है, और कोई आ ही सकता है कैसे, हटाओ उसको। क्यों हम ये है ना, हम सामंतशाही है, हम फ्यूडल है, हमारी समझ ज्यादा है। ये तो अंग्रेजों ने कहा था। आप उनको अहंकारी कहते हैं, वो कहते हैं कि आप में, आपकी पार्टी में अहंकार आ गया है, क्योंकि 9 साल की आपका जो राज है उसमें आपने देश के सभी सिस्टम्स को तोड़ा है, चाहे पार्लियामेंट हो, चाहे मीडिया हो, या एनी ऑफ देम। अहंकार की वजह से ऑपोजिशन को आप ज़रा भी इम्पोर्टेंस नहीं देते, या अपोजिंग वॉइसेस को ज़रा भी नहीं देते। स्मिता जी, अगर हम ऐसे करते तो ये प्रश्न आप ही के स्टूडियो में आप मेरे को पूछते क्या?
और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की कई एक कांग्रेस पार्टी के लिए, गांधी परिवार के लिए एक अलग भाषा है क्या? आपने गाली दिया, आपने एक जाति को, पिछड़ा जाति को देश में गाली दिया, सब एक्स कम्युनिटी के लोग चोर होते हैं। न्यायपालिका ने आपको सजा सुनाई। न्यायपालिका अपेक्षा कर रहा था आप शर्मिंदा होगे, आप थोड़ा माफी मांगोगे। आप आपके घमंड से उतरे नहीं। आप ही ने कानून बनाया था कि जो लोग गुनहगार होंगे उनको दायित्व से मुक्त होना पड़ेगा ही। वो लोग भूले नहीं है कि दिल्ली की प्रेस क्लब ने आप ही की सरकार के द्वारा लाई गई ऑर्डिनेंस को नॉनसेंस कह के, आपके प्रधानमंत्री जब विदेश में थे आपने गाली दिया था, उसको फाड़ा था। उसी आपको पता नहीं था एक दिन आपके अहंकार आपको बेदखल कर देगी उस नीति के कारण। अहंकारी कौन है? ये विषय देश भूलता वो नहीं तो है। कह रहे हैं कि वो प्यार की राजनीति लाना चाहते हैं, लेकिन आपकी जो पार्टी है वो डिविजिव है, विकृति वाली है। देखिए, एक देश भर में कहावत है, जब बाघ बूढ़ा हो जाता है, टाइगर बूढ़ा हो जाता है, एक कंकड़ लेके नदी किनारे बैठता है जाके कि भाई मेरे पास आओ, मैं स्नेह करूंगा, मैं प्यार की दुकान चलाऊंगा, मोहब्बत की दुकान चलाऊंगा, जो मेरे पास आएगा मैं उसको कंकड़ दूंगा। कोई नहीं मानता है। इस देश में मैं हर एक गांव की एक एक कहानी कह सकता हूँ। क्या दिल्ली ने 1984 की दंगा को भूला है? उनकी राज में जो जो घटनाएं हुई हैं उन्हीं के द्वारा, क्या बोफोर्स कांड को इस देश ने भूला है? आप जब जिम्मेवारी में थे तब आपने क्या कहा था? जब बड़े पेड़ गिरता है धरती हिलता है। ने लोगों को मरने दिया आपने। देश में भाईचारा को खत्म करना, विकास ना करते हुए संकीर्णता से आप गरीबी को बढ़ाना और उसी में आपकी राजनीतिक रोटी सेकना, ये आपकी नीति रही। उसमें लोगों ने आपको अस्वीकार किया है। आज देश में लोग पॉलिटिक्स और परफॉर्मेंस में विश्वास करते हैं। जो काम करता है उसी को भरोसा करते हैं। सिर्फ बीजेपी का बारे में मैं नहीं कहूँगा। प्रधानमंत्री की स्पीच हुई थी नए प्रगति मैदान में, तो उन्होंने कहा व्हेन द थर्ड टर्म हैपेंस, जब मैं मेरे तीसरे टर्म में, मतलब उन्होंने ये नहीं कहा इफ़ आई विन द थर्ड टर्म। यूजुअली ऐसे बोलते हैं लोग कि अगर मेरी सरकार आती है तो। उन्होंने क्लियरली कह दिया कि मेरी सरकार थर्ड टर्म में ही फला चीज़ करेगी। बहुत कॉन्फिडेंस से कहा उन्होंने। तो आप सोचते हैं कि दिस इज समथिंग दैट द ऑपोजिशन विल पिक अप, कि प्रधानमंत्री इतने कॉन्फिडेंटली इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इलेक्शन इज अ फार्स? इलेक्शन तो आप डिसीजन पहले ही कर चुके हैं कि ईवीएम के ऊपर हो जाएगा या किसी के ऊपर। आप जीते तो ईवीएम सही है, आप हारो तो ईवीएम नकली है। ये क्या तर्क है? आप कंप्यूटर की बात कहो कि भाई आप आपके पिताजी का नाम कहोगे। आज हम डिजिटल इकोनॉमी, आप तो नारा ही दिए थे, कंप्यूटरीकरण आपने नारा दिया था, आपने कुछ नहीं किया। आज हमने डीबीटी यूज करके लाखों करोड़ रुपया गरीबों के लिए बचाया और फिर री इन्वेस्ट किया। 10 लाख करोड़ रुपया की कैपेक्स इसी साल मोदी सरकार कर रही है। उस बचत के कारण आप चुनाव हारोगे तो इलेक्शन कमीशन को गाली दोगे। कंप्यूटर्स तो मतलब बेंगलुरु, हम बेंगलुरु की जिक्र कर रहे थे, इट वाज द आईटी हब, वो तो कांग्रेस के अंडर ही हुआ ना? नहीं, देखो ये बात को मैं थोड़ा रिकॉर्ड स्पष्ट करूं। ये बेंगलुरु की और भारत की जो सर्विस इंडस्ट्री में दुनिया में बोलबाला हुई है, भारत की जेनरेशंस के कारण हुआ, इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी के कारण हुआ, किसी के कारण पे नहीं। वरना हम भी अभी कभी एक दिन चर्चा में प्रधानमंत्री जी हम लोगों को मार्गदर्शन करते, किसी ने कहा कि हमारे देश की स्टार्टअप्स के बारे में चिंता करनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने फिलोसफी दिया, कोई चिंता मत करो, मदद करो, चिंता मत करो, वो अपने आप में ग्रोथ होगा। वो ये आईटी और सर्विस इंडस्ट्री के बारे में उन्होंने उदाहरण दिया। देखो, कांग्रेस पार्टी के पास आइडिया नहीं बचे हैं। और मैं आपको कहूँ, प्रधानमंत्री जी ने प्रगति मैदान में भारत मंडपम में कहा, हम भारत को एक नई उम्मीदों के साथ जुड़ चुका है, उसको प्रधानमंत्री जी देख पा रहे हैं। आज प्रधानमंत्री जब बाहर कहीं जाते हैं, जिस प्रकार की सम्मान भारतीय मूल के लोग तो करते ही करते हैं, विदेश के लोग करते हैं, उसके पीछे कारण क्या है? क्या ये एक व्यक्ति की स्वीकृति है? मैं नहीं मानता हूँ। ये व्यक्ति के माध्यम से
देश की 140 करोड़ लोगों की उभरती हुई आकांक्षा को स्वीकृति करते हैं, भारत के ऊपर भरोसा करते हैं। प्रधानमंत्री जी आज उसकी नेतृत्व कर रहे, प्रधानमंत्री जी उस समूह का अग्रेसर है, लीडर है, और लीडर वो होता है जो दूर का देख पाता है। हम उत्तर पूर्व की बात कर रहे थे और पूर्व की बात कर रहे थे, तो मैंने आपसे पूछा था कि ये मणिपुर में जो किस्सा हुआ है उसकी वजह से क्या उत्तर पूर्वी राज्यों में और पूर्व के राज्यों में पॉलिटिकली क्या बीजेपी पर असर पड़ेगा? देखिए, मणिपुर में जो घटना हुई, मैं उसको वो चिंताजनक विषय, वो नहीं होनी चाहिए था। इसमें से कोई, उसमें उसको स्वीकार करने में कोई द्विधा नहीं है। लेकिन मैं अगर आपको मैं याद दिलाऊं, पूर्वोत्तर राज्य में और बिहार जैसे राज्यों में लंबे समय तक विभिन्न कारणों से सामाजिक तनाव बना रहा, लेकिन धीरे धीरे सारे की समाधान की ओर हम बढ़ चुके हैं, समाधान हो चुका है। लेकिन जो सामाजिक बनावट के अंदर कुछ फॉल्ट लाइन है, ये सिर्फ निकट की फॉल्ट लाइन नहीं है, कुछ फॉल्ट लाइन तो सदियों का है। ये कभी कभी कुछ छोटे से चिंगारी एक बड़ा रूप ले लेता है। अभी तो मणिपुर को अगर मैं घटना करके करूं तो उसकी चिंता करते हुए मैं कहूं, मैं इसको कोई जस्टिफिकेशन नहीं कर सकता हूं, लेकिन जो रिकॉर्ड्स आप लोगों ने दिखाई है उसमें से हमने तो उसकी भरपूर चिंता किया। ये नहीं होनी चाहिए था। तो क्या अगर चीफ मिनिस्टर को अगर हटाया जाए तो क्या उससे लोगों में जो गुस्सा है, जो तनाव है, क्या वो कम हो सकता है? और वहाँ पर प्रेसिडेंट्स रूल क्यों नहीं होता? देखिए, दिल्ली में बैठ के इस विषय की ग्राउंड रियलिटी को हम समीक्षा ना करें। वहाँ ग्राउंड रियलिटी और कुछ है। समाज जब किसी भी कारण से थोड़ा आक्रोशित होता है, आक्रोश सिर्फ एक तरफ का नहीं होता है, दोनों तरफ से आक्रोश होता है। उस समय में हम जितना मर्यादा से हो सकता है उसको थोड़ा संभालना चाहिए। उस संभाल की प्रक्रिया चल रही है। जो नेडा बना था, क्या वो सक्सेसफुल रहा है? आपने कहा था कि समाज में इन दीज एरियाज जो फिशर्स होती हैं, जो डिविजन्स होती हैं, उसको बंद करने के लिए एंड टू ब्रिंग अबाउट सम काइंड ऑफ अ कोऑपरेटिव इन नॉर्थ ईस्ट नेडा बना था पॉलिटिकली। अब क्या वो नेडा सक्सेसफुल रहा है या नहीं? देखिए, नेडा तो एक पॉलिटिकल फोरम था पार्टी का, लेकिन मैं आपको को नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल इस बीच में अपना गोल्डन जुबली भी मनाया है। स्वयं प्रधानमंत्री जी वहां गए थे, तमाम गृह मंत्री तथा तमाम नेतृत्व वहां पहुंचे थे, राज्य के मुख्यमंत्री पहुंचे थे। मैं अगर नॉर्थ ईस्ट को मैं भी पिछले 9 साल में कई बार प्रवास किया हूं। आज नॉर्थ ईस्ट में प्रगति अपने चरम पे है। पिछले दिनों में नॉर्थ ईस्ट के बारे में सिर्फ हमने लिप सर्विस किया, लेकिन नॉर्थ ईस्ट की इकोनॉमी बढ़े, नॉर्थ ईस्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट बढ़े, नॉर्थ ईस्टों की बच्चों की, नौजवानों की आकांक्षा पूरा हो, इसमें आज हिमालय जैसे काम किया जाए। हर एक राज्यों को अगर मैं गिनाऊं, रेल में, एयरवेज में, रोड कनेक्टिविटी में, इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग में, लोकल एग्रीकल्चर को फूड प्रोसेसिंग के साथ जोड़ने में, हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट को एक मार्केट देने में, वहाँ की टैलेंट को, बहुत टैलेंटेड लोग उधर है, उसको एक नेशनल प्लेटफॉर्म देना, ये सारे में नॉर्थ ईस्ट में पिछले 75 सालों में जो अनुभव नहीं किया था, पिछले 2-4 सालों में उस प्रकार के अनुभव और उसकी ऑन रिकॉर्ड प्रमाण भी आ रहा है। जब आप उड़ीसा से हैं, उड़ीसा का जो पॉलिटिक्स है, क्या वो वेस्ट बंगाल और नॉर्थ ईस्ट के पॉलिटिक्स से अलग है या फिर इज इट द सेम काइंड ऑफ? देखिए, मैं देश की पॉलिटिक्स को पूरा देश में एक मानता हूँ। उस पॉलिटिक्स की एक मूल शर्त होता है विश्वास करना, मूल शर्त होता है कि भरोसा करना। जिस लीडरशिप को जब भी ये 2-3 बिंदुओं पे ज़्यादा नंबर मिले हैं, वो नेतृत्व किया है। आज मैं बड़े दायित्व के साथ कह सकता हूँ कि वो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हो, बंगाल हो, उड़ीसा हो, या पश्चिम की देश हो, राज्य हो, या उत्तर की राज्य हो, या दक्षिण के राज्य हो, आज भरोसा प्रधानमंत्री जी के ऊपर सबसे सर्वाधिक है। तो पॉलिटिक्स ऐसे ही होगा। जो हमारे यंग व्यूअर्स हैं,
जब भी मैंने किसी मंत्री को यहाँ पे इंटरव्यू किया है, बहुत से लोग ये पूछना चाहते हैं कि जब आप ब्यूरोक्रेसी के साथ काम करते हैं तो इज़ देयर सम काइंड ऑफ अ रेजिस्टेंस, स्पेशली जब इलेक्शन से पहले वाले कुछ महीने होते हैं, इज़ देयर अ रेजिस्टेंस, डज द ब्यूरोक्रेसी फील शायद ये वापस नहीं आएंगे, शायद कांग्रेस आ जाएगी, शायद कोalition कोई और आ जाएगी, तो जो तालमेल होता है ब्यूरोक्रेसी और पॉलिटिकल लीडरशिप का, क्या वो टूट जाता है इलेक्शन से पहले? नहीं, मैं नहीं मानता हूँ। देखिए, ब्यूरोक्रेसी हमारे सिस्टम की एक बहुत इम्पोर्टेंट पिलर है, एग्जीक्यूटिव, जो हमारी संवैधानिक व्यवस्था बनी है। आज़ादी के उपरांत संविधान सभा ने जो 3 पिलर्स बनाया समाज चलाने के लिए, निर्वाचित प्रतिनिधि, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, एग्जीक्यूटिव यानी ब्यूरोक्रेसी, जुडिशियरी यानी न्यायपालिका, लेजिस्लेटिव, जुडिशियरी एंड एग्जीक्यूटिव। हमारी देश की एग्जीक्यूटिव एक मजबूत स्तंभ है, वो कभी अनप्रोफेशनल काम नहीं करता है। जब लेजिस्लेटिव अनप्रोफेशनल काम नहीं करेगा, क्या हम तो कोई गलत काम कहते ही नहीं, तो उनको आपत्ति किस चीज़ पे होगा? देश में हमें $5 ट्रिलियन इकोनॉमी 2047 में ना आप होंगे, ना मैं होंगे, ना और कोई होगा। लेकिन उस लक्ष्य को अभी से काम करने में ब्यूरोक्रेसी तो आगे चल के काम कर रहा है। सबके मन में देखो, प्रधानमंत्री जी ने एक नया परंपरा शुरू किया, टीम इंडिया की कल्पना किया, नीति आयोग बनाया, प्लानिंग कमीशन को ऑर्गेनाइज करके नीति आयोग किया, एक नया स्पिरिट जगाया जिसमें ब्यूरोक्रेसी एक इम्पोर्टेंट चीज है। आप जानते हैं प्रधानमंत्री जी प्रति माह में भारत सरकार की प्रमुख सचिव, यानी जिस विभाग से वो काम जुड़ता है, और अन्य विभागों के सचिव काम ना जुड़े तब भी, और राज्य के सभी मुख्य शासन सचिवों को लेके छोटे मोटे प्रोजेक्ट तक का भी मॉनिटरिंग करते हैं। प्रोजेक्ट जब 60 दशक में शुरू हुई थी, 50 दशक में शुरू हुई थी, 70 में हुई थी, प्रोजेक्ट होके चंद पैसा डाल के बंद हो गया था, उसको भी पूरा किया जा रहा है। क्या ऐसे अच्छे कामों को ब्यूरोक्रेसी कोऑपरेट नहीं करेगी? हम ब्यूरोक्रेसी की बात करते हैं, एग्जीक्यूटिव की तो बात हो गई, लेजिस्लेचर की बात करते हैं। मॉनसून सेशन अभी चल रहा है और ऑपोजिशन कहती है कि आपकी पार्टी जो है वो डिबेट नहीं चाहती, वो पार्लियामेंट को फंक्शन नहीं करने देना चाहती क्योंकि डरती है डिबेट से। देखिए, पार्लियामेंट के दोनों सदनों में कौन डर रहा है ये रोज दिख रहा है। सरकार सारा विषय के लिए चर्चा के अंदर तैयारी रखती है। कल भी मैंने राज्यसभा में बैठा था, चेयरमैन महोदय ने स्पष्ट रूप में कहा, आपकी किसी भी विषय पे सरकार की ओर से रूल आधारित एक चर्चा, सरकार सहमत है, आप रूल आधारित चर्चा करो। ये कोई बाजार नहीं है, कोई हाट नहीं है कि भाई मैं आया, मैं जो जोर से कहूंगा वो नीति बन जाएगा। लोकसभा हो या राज्यसभा चलने के लिए रूल बुक है। रूल बुक के आधार पे कौन प्रश्न उठा सकता है, किस किस विषय पे प्रश्न उठाया जा सकता है और उत्तर कौन देगा, इसकी व्यवस्था शुरू से ही है, 75 साल से है। और आप कहोगे कि नहीं हमारी सुविधा से उत्तर हो, ऐसा नहीं हो सकता है। कल मेरा एक व्यक्तिगत अनुभव मैं कहता हूँ, कल मेरे विभाग के शिक्षा विभाग की 4 प्रश्न थे राज्यसभा में। चारों प्रश्नकर्ता उपस्थित थे। एक प्रश्नकर्ता भारतीय जनता पार्टी के थे, उन्होंने प्रश्न पूछा और 1-2 लोगों ने सप्लीमेंट्री पूछा, मैंने उत्तर दिया, उस दिन के अंदर भी रिकॉर्ड में आया। बाकी 3 प्रश्नकर्ता विपक्ष के मित्र थे, उन्होंने उपस्थित रहते हुए भी प्रश्न नहीं पूछा, मैं तो उत्तर देने के लिए तैयार था। तो इसको क्या कहा जाएगा? चर्चा कौन नहीं चाहता है, चर्चा से कौन भाग रहे हैं? पर चर्चा वो मणिपुर पे चाहते हैं ना, वो कहते हैं कि प्रधानमंत्री आने चाहिए। वो रूल बुक में होनी चाहिए ना, रूल के आधार पे चर्चा कहीं हुई है क्या पिछले दिनों में? नॉर्थ ईस्ट में अनेकों घटना हुई है, किसी ने वहां तक कभी गया ना, इधर कोई उत्तर दिया। जो लोग ना कभी वहां पहुंचे थे ना उत्तर दिए थे, आज वो मुखिया बन के घूम रहे हैं। नया स्टैंडर्ड्स उनकी सुविधा पे हो जाएगा क्या? जो रूल्स में लिखा है वही होगा। तो ये एक सिस्टम ब्रेकडाउन नहीं हो गया है सर, कि लेजिस्लेचर जो है वो फंक्शनिंग ही नहीं रहा, और उत्तरदायित्व तो आपकी पार्टी का बनता है क्योंकि आप ट्रेजरी बेंचेस में हैं। बिल्कुल, हम इसलिए धैर्य के साथ हम तो चलाना चाहते हैं, कोड ऑफ कंडक्ट के थ्रू चलाना चाहते हैं। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी चलता है मर्यादा से, अपने संस्कारों से, अपने परंपराओं से। अगर उसको कोई
डेमोक्रेसी में तोड़ना चाहेगा, उसकी नाम पत्रकारों ने लिखा है अराजकता, एनर्की। आज विपक्ष की कुछ मित्र, सब नहीं है ऐसा, हम देख रहे हैं, पार्टी के अधिकांश लोग, विपक्ष के अधिकांश पार्टी के लोग, जो सामान्य एमपी है, अनुभवी एमपी, वो चाहते हैं चर्चा हो, फॉर्म पे चर्चा हो, लेकिन एक दो लोगों को खुश करने के लिए कांग्रेस पार्टी में होड़ लगी है और एक दो पार्टी में होड़ लगी है। क्यों? जिनके मन में पाप है, जिनको कई सारा चीज छुपाना है, कई सारे इंक्वायरी के अंदर जिनके नाम है, वो नॉर्मलसी नहीं चाहते हैं, संसद सत्र कायोस में चले जाए, ये उनकी षड्यंत्र है। तो आप कहते हैं कि मणिपुर के बारे में उनके मन में कोई सवाल नहीं है, पर वो सिर्फ अपने आप को बचाव के लिए कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ पर्सनल इंटरेस्ट। वो जो दिख रहा है वो तो कोई आइसोलेशन में तो नहीं हो रहा है ना, वो तो कैमरा के अंदर हो रहा है, सब लोग उसको देख रहे हैं। आपको चर्चा में क्या आपत्ति है? रूल बुक हमने तो नहीं बनाया, रूल बुक तो बन के है और उसी में से चलते आए हैं, आप उसी में से भी चलो, और आप भी तो सत्ता में रहे। ये घटना पहली बार तो नहीं हुआ है इस प्रकार की, दुखद है, हमें कोई उसमें से हमें शर्मिंदगी भी है, हम उसमें दुखी और दायित्व लेना चाहते हैं और उसमें जो उत्तरदायी बनेगा उसको पूरा भी करना चाहते हैं जी। लेकिन आप किस समय में आपने क्या किया था? डबल स्टैंडर्ड्स कैसे होगा? आपके हिसाब से ये जो कोalition बना है ऑफ वेरियस पार्टीज, क्या ये इलेक्शन से पहले एक पीएम कैंडिडेट तैयार कर पाएंगे, या फिर आप सोचते हैं राजनीति में वो बाद में कर सकते हैं? देखिए, वो जाने वो क्या करेंगे, उनकी दो मीटिंग, आपकी तो कोई रणनीति बन रही होगी ना? देख रहे हैं, हमारा रणनीति बहुत स्पष्ट है। हमारे नेता श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, हमारा एनडीए है, हमारा एनडीए को 25 साल पूरा हो गया है, अनेक नए साथी उसमें से आ भी चुके हैं, आने वाले दिनों में और भी साथी आएंगे, जनता हमारे साथ है, हमारा नीति बहुत एलानिया है, हम बहुत स्पष्ट रूप में हमारे रोड मैप तैयार है। उनके वहाँ क्या होगा, कौन प्रेस कॉन्फ्रेंस जाता है, कभी नहीं जाता है, कभी कोई खुश होता है, कभी दुखी होता है, राज्य इकाई और कुछ कहती है। शरद पवार आएंगे आपके पार्टी में? हमारी पार्टी में तो अभी अजीत पवार जी हैं, लेकिन सब कह रहे हैं कि अगर अजीत पवार और प्रफुल्ल पटेल आ रहे हैं तो वो बिना शरद पवार के ब्लेसिंग्स के तो कभी हो ही नहीं सकता था। मैं तो बीजेपी का सामान्य कार्यकर्ता हूँ। आप नहीं जानते इसके बारे में? मैं नहीं जानता। अंत में सिर्फ आई वांट टू कम बैक टू उड़ीसा अगेन। ऐसा क्यों है कि उड़ीसा का जो क्विजीन है, जो खान पान है, उसके बारे में देयर इज नॉट मच इंफॉर्मेशन? जैसे उत्तर प्रदेश का हो जाए, कर्नाटका, तमिलनाडु, बंगाल, इन सब के बारे में जानते हैं, लेकिन व्हाट अबाउट उड़ीसा? नहीं, ऐसा नहीं है। आप देखो, जगन्नाथ जी को दुनिया जानती है और जगन्नाथ जी भोजन प्रिय है, सब दुनिया जानता है। तो हमारे महाप्रसाद तो जगत प्रसिद्ध है, जगन्नाथ जी का प्रसाद, जिसमें से जो वही है उड़िया व्यंजन। हम चावल खाते हैं, दाल, हमारी दाल सब्जी हमारा एक मिला हुआ व्यंजन है, कुछ डालमा, भात और डालमा, ये हमारी लोगों की अति प्रिय खाना है। और इसको पॉपुलराइज करने में इट्स नॉट बीन वेरी सक्सेसफुल, है ना? एक तो झगड़ा भी चला था कि रसगुल्ला इज उड़ीसा और रसगुल्ला इज बंगाल कहाँ का है। देखो, मीठा को लेकर झगड़ा हो ही नहीं सकता, मीठा तो मीठाची है। हाँ। तो वही तो सब, देखो, मनुष्य कभी कभी अपने आइडेंटिटी को लेके कभी कभी थोड़ा ज्यादा आग्रही हो जाता है। लेकिन उड़ीसा के लोग एग्रेसिव है ही नहीं आइडेंटिटी को लेके। वही हमारी पूंजी है ना, आइडेंटिटी ऐसा नहीं है। आपको मैं बताऊं, मैं एक उस विषय में मैं जोर से नहीं बोलता हूँ। उसके अर्थ ये नहीं कि मैं मेरे परिचय के बारे में कॉन्शियस नहीं हूँ। मैं आपको 2-3 घटना बताता हूँ। आप जानते हैं, भारत में भाषा आधारित राज्य ये कहाँ का कल्पना है? 20वीं सदी के प्रारंभ से, माने 1902-3 से ये आंदोलन उड़ीसा में शुरू हुआ कि हमारी भाषा को एक अलग प्रशासनिक इकाई, भाषा भाषी इलाका को बनाया जाए। 1936 में अंग्रेज पीरियड में भी उड़ीसा पहला भारत की भाषा आधारित लिंग्विस्टिक बेस्ड स्टेट है, जिसको
सरदार पटेल जी ने बाद में 50s में नेशनल पॉलिसी बनाया। उड़ीसा पहला नंबर है। उड़ीसा में अभी महात्मा गांधी जी की 2 आंदोलन देश को नई जागृति दिया, स्वदेशी आंदोलन और लवण सत्याग्रह। भारत की अर्थनीति को एक नई दिशा देने की काम किया। आप जानते हो उसकी कल्पना कहाँ से आई? 1908 में उड़ीसा के एक बहुत अनुभवी और जननायक फकीर मोहन सेनापति, जो लेखक थे, उड़िया साहित्य के एक अग्रणी व्यक्ति थे, उन्होंने अरट करके एक साहित्य लिखा। अरट यानी चरखा। चरखा में वो लिखते हैं 1908 में महात्मा गांधी जी की स्वदेशी आंदोलन 1920 की और हुई। 30s 40s में लवण सत्याग्रह हुआ। उसकी 25-30 साल पहले 1908 में फकीर मोहन सेनापति अपने कविता में लिखते हैं, जाग जाओ, लिवरपूल से नमक आने लगा है, मैनचेस्टर से कपड़ा आने लगा है। ये महात्मा गांधी जी जिस विचार को, गांधी जी ने क्या क्या आखिर इस प्रकार के अनेकों विचारों को लेकर आर्टिकुलेट किए, वो विचार तो उड़ीसा से आया था। इसलिए मैं नहीं मानता हूं कि, आप जानते हैं उड़ीसा की एक बहुत मूर्धन्य व्यक्ति भीमो भोई ट्राइबल थे, आंखों से नहीं दिखने वाले थे, अंध थे, इसलिए अंध कंध कवि भीमो भोई कहा जाता है। उन्होंने एक कविता लिखा था, जो कहाँ लिखा गया अभी यूएन में उद्धृत है, यूएन में उसको कोट करके लिखा गया है, लेट माई लाइफ गो टू हेल, दिस यूनिवर्स शुड कम अप, मोजी बन पछे नरके पड़ी था, वो जगत तो उद्धार हो। हमें उड़िया को जगन्नाथ जी है, आइडेंटिटी हमारा हुई है, वही है। हाँ। उनकी प्रसाद हमारी कुजिन है। हम कोई बहुत, मैं फिर कहता हूँ, कोई बहुत जोर से कहना, ये कोई ये आपका कल्चरल आइडेंटिटी है। शायद ये कोई, हम नहीं मानता हूँ कि भारत इसमें, और उड़ीसा एक कई मामलों में एक, आप जो साड़ी पहने उड़ीसा का, That's true. तो आपने मेरे को रिकॉग्नाइज किया, मैं आभारी हूँ आपको। इसलिए ऐसा नहीं है, और उड़िया एक स्वाभिमानी जाति है। जी। आप इलेक्शन लड़ेंगे 2024 में? मेरी इच्छा तो ऐसा ही है, मैं पार्टी के सामने वही निवेदन किया कि इस बार मैं चुनाव लड़ना चाहूंगा। चलिए, ऑल द बेस्ट सर, एंड विशिंग यू द वेरी वेरी बेस्ट फॉर 2024 and your state too. Thank you very much. Thank you very much for watching or listening in to this podcast. Do like or subscribe on whichever channel you have seen this or heard this. Namaste. Jai Hind. Click here to watch the previous episodes.